अध्याय 46। सोमवार की सुबह फोतू नगो ने एक कप कॉफी पकड़ी और चमकदार धूप से भरे कार्यालय में बैठ गए। सबसे पहले उन्होंने बाक कैन गोन को बुलाया। परिणाम कैसा रहा? फू जिवू ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुमने सफलतापूर्वक कबूल कर लिया? फोन के दूसरी तरफ बो जिन्यान शीशे के सामने खड़ा अपनी टाई बांध रहा था। उसके होठों पर हवा की तरह एक हल्की मुस्कान थी। वह मुझसे बहुत संतुष्ट है, फोतू नगो हंसा। हालांकि उसे इस परिणाम का पहले से ही अनुमान था, लेकिन बेक कैन गोन के मुंह से उसे ऐसा लगा जैसे वह पिटना चाहता हो। चलो आज रात जश्न मनाने के लिए डिनर करते हैं, फोतू नगो ने कहा। ठीक है। फोन रखते ही फोतू नगो ने जियान दाओ को फोन किया। आप दोनों को बधाई। कल रात वह अपनी वासना में इतनी डूबी हुई थी कि जियान दाओ को पता चला कि उसकी गर्दन पर अभी भी किसी के द्वारा छोड़े गए हल्के और गहरे चुंबन के निशान मौजूद थे। दर्पण के सामने खड़े होकर जियान दाओ को फोतू नगो का फोन आया। वह मुस्कुराई। धन्यवाद, आपके प्रोत्साहन के कारण हम एक साथ हैं। दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की। फिर जियान दाओ ने अचानक पूछा, बो जिन यान ने कल रात अचानक मुझसे कबूल क्यों किया? जब उसने यह कहा तो उसके मुंह के कोने में एक मीठी मुस्कान दिखाई दी। फोतू नगो भी मुस्कुराए। दूसरे दिन जब वह बेक कैन गोन के साथ खाना खा रहा था तो उसने वही सवाल पूछा। उस आदमी ने क्या जवाब दिया? क्योंकि उसने पाया कि उसके लिए आप अपूरणीय और अद्वितीय हैं। इसके अलावा उसके मन में आपके लिए एक मजबूत और ईमानदार इच्छा है। खांसी खांसी, ये उसके मूल शब्द हैं। जियान दाओ का पीला चेहरा फिर से लाल हो गया। मैं देख सकता हूं कि वह बुदबुदाई। तुमने क्या कहा? फोतू नगो स्पष्ट रूप से सुन नहीं सका। जियान दाओ ने तुरंत इसे खारिज कर दिया। कुछ नहीं। जियान दाओ नीचे बेक कैन गोन के घर गया और हर दिन की तरह 2 बार दरवाजा खटखटाया। दरवाजा जल्दी से खुला और बेक कैन गोन बाहर चला गया। उसे देखकर उसके चेहरे पर कल रात की तरह खुशी भरी मुस्कान छा गई। जियान दाओ मुस्कुराई। हेलो। बेक कैन गोन ने उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। हेलो प्रिय। जियान दाओ थोड़ा चौंक गई जब उसने उसे बुलाने का तरीका सुना। बेक कैन गोन ने शांति से झुककर उसे चूमा। सुबह सुबह उस आदमी की ठंडी सांसें जियान दाओ के चेहरे पर रुक गईं और उसके मुंह में प्रवेश कर गईं। बेक कैन गोन ने तुरंत जियान दाओ के होठों को छोड़ दिया, जिससे सुबह का संक्षिप्त चुंबन समाप्त हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अभी भी संतुष्ट नहीं है। उसने उसकी आंखों में बहुत करीब से देखा और उसी समय एक गर्म और आकर्षक आवाज में बोला, आज रात भी जारी रखोगी? जियान दाओ शर्मा गई। यह आदमी वास्तव में? उसने जवाब नहीं दिया। विषय बदलते हुए कहा, चलो आज पुलिस स्टेशन में बहुत काम है। हाँ। बेक कैन गोन ने अपने हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले और सीधे खड़े हो गए। आप अपना हाथ मेरे चारों ओर डाल सकते हैं। जियान दाओ ने आज्ञाकारी ढंग से उसके चारों ओर अपनी बाहें डाल दीं। बेक कैन नगोन की आंखों के कोनों में एक संतुष्ट मुस्कान चमक उठी और जियान दाओ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे उसका हाथ अपने चारों ओर अच्छा लगता है। उसे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली यह स्थिति भी बहुत पसंद है। संबंध स्थापित होने के बाद पहले दिन जियान दाओ और बो जिन यान कार्यालय में हमेशा की तरह अलग नहीं थे। बेक कैन गोन जब काम करना शुरू करते हैं तो हमेशा अपनी शांत और केंद्रित अवस्था को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। उसके पास अभी भी खाने का धैर्य नहीं था। वह जियान दाओ पर ध्यान देना भूल गया। उसे चूमना तो दूर की बात थी। वास्तव में चूंकि उसने अभी अभी प्रेम का अनुभव किया था, इसलिए जियान दाओ को आज कभी कभी थोड़ा विचलित सा महसूस होता था।
लेकिन उसे लगा कि बेक कैन गोन का इस तरह रहना अच्छा है, न कि उसे कार्यालय में गले लगाना और दुलारना। कल रात के उनके उत्साह की तुलना में जियान दाओ ने इस समय उनके पेशेवर रवैये की और भी अधिक प्रशंसा की। जब काम खत्म होने का संकेत देने के लिए घंटी बजी, तो जियान दाओ को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसकी नजरें बेक कैन गोन से मिली। बाई जिन यान के बारे में जियान याओ की समझ के आधार पर अभी अभी बजने वाली घंटी ने उनकी अत्यधिक एकाग्र विचारधारा को अवश्य ही बाधित किया होगा। फिर बेक कैन गोन ने शांति से अपने हाथ में रखे दस्तावेज नीचे रख दिए, खड़ा हुआ, जियान दाओ के पास गया और उसे चूमने के लिए नीचे झुका। लंबे समय तक जोश से चूमते हुए, जब तक कि जियान दाओ का चेहरा लाल नहीं हो गया, वह मुस्कुराया और काम जारी रखने के लिए अपनी स्थिति में लौट आया। जियान दाओ को तब तक चूमा गया जब तक उसका सिर चक्कर खाने लगा, लेकिन अचानक उसे समस्या समझ में आ गई। ऐसा नहीं है कि वह उसे चूमना नहीं चाहता था, लेकिन वह भूल गया था। एक बार जब वह काम करना शुरू कर देगा, तो वह सब कुछ भूल जाएगा और अपनी बुद्धिमत्ता और अहंकार की दुनिया में प्रवेश करेगा, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अभी अचानक याद आया, उसने तुरंत कार्रवाई की। शाम के समय फोतुनगो उस रेस्तरां में पहुंचे जहां उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था। वेट्रेस के साथ अंदर जाते हुए उसने पूछा, क्या मेरा दोस्त अभी तक आ गया है? युवा वेट्रेस शर्मा गई। वह कुछ देर से यहाँ है। पहले तो फोतुनगो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उसने चमकदार रोशनी से भरे निजी भोजन कक्ष का दरवाजा खोला, तो उसने देखा कि बेक कैन गोन सोफे पर बैठी जियान दाओ को गले लगा रहा है और उसे जोश से चूमने के लिए अपना सिर नीचे कर रहा है। पुरुष ने साफ सुथरा सूट पहना हुआ था, जबकि लड़की ने एक सुंदर, लहराती हुई लंबी पोशाक पहन रखी थी। यद्यपि वह प्रेम के क्षेत्र में समृद्ध अनुभव वाला व्यक्ति था, लेकिन इस समय कमरे में चुपचाप चुंबन में डूबे युगल को देखकर फोतुनगो को अचानक उनके लिए शर्मिंदगी महसूस हुई। या शायद यह इसलिए था क्योंकि विरोधाभास बहुत अधिक था। बेक कैन नॉन द्वारा एक महिला को चूमना कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना फोतुनॉन ने पहले नहीं की थी। फोतुनगो मुस्कुराया और इत्मीनान से कमरे में चला गया। शोर सुनकर बेक कैन नगोन और जियान दाओ ने एक साथ अपने सिर उठाए। जियान दाओ शर्मा गया और बो जिन यान को धक्का देकर दूर कर दिया। बाक कैन गोन ने केवल फोतुनगो की ओर देखा, अपने मित्र को सिर हिलाया, फिर नीचे झुककर जियान दाओ से कहा, तुनगो ने आदेश दिया है, चलो जारी रखें। जियान दाओ ने बेक कैन नगोन को दृढ़ता से दूर धकेल दिया, फिर फलों के रस का गिलास उठाया और असहजता को कम करने के लिए एक घूंट पी लिया। यह आदमी काम के समय प्रोफेसर है, लेकिन काम के बाद वह जानवर बन जाता है। बेक कैन गोन हमेशा उदासीन और ठंडा चेहरा रखता था, कभी कभी मुस्कुरा देता था, लेकिन उसके चुंबन अत्यंत भावुक होते थे। इसके अलावा उसे इसकी भी परवाह नहीं थी कि आसपास लोग हैं या नहीं। इस समय बेक कैन गोन फोतुनगो के साथ बातचीत करने के लिए मुड़ा। हालांकि उसके बड़े हाथ ने अभी भी जियान दाओ का हाथ पकड़ रखा था और उसे हल्के से दबा रहा था। उसे नहीं पता था कि वह उसका हाथ क्यों दबा रहा था। कुछ देर बाद बेक कैन गोन बाथरूम में चला गया। फोतुनगो मुस्कुराया और जियान दाओ को देखा। जियान दाओ ने सोचा कि वह उसे चिढ़ाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने आह भरी, अब सब ठीक है, मैंने सोचा था कि वह बूढ़ा होने तक अकेला रहेगा। सौभाग्य से तुम्हें वह पसंद है। जियान दाओ को अंदर से बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने कटोरे में सूप का चम्मच पलटा और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने पहले कहा था कि बहुत सी औरतें उसे पसंद करती हैं, है न?
फू जीवू ने कहा, लेकिन इस आदमी का दिल जीतना आसान नहीं है। उसने अपनी ठोड़ी को अपने हाथ पर टिकाया और मुस्कुराया। सावधान रहो, जियान दाओ। एक बार वह चला गया तो कैन गोन इसे जीवन भर का मामला मान लेगा। चम्मच पकड़े जियान दाओ का हाथ रुक गया। वह इतनी दूर तक नहीं सोच रहा है न? उसने और बेक कैन गोन ने अभी अभी शुरुआत की थी और वह अपेक्षाकृत धीमी गति से सीखने वाला था। हाँ हाँ, मैं तुम्हें यह साबित कर दूंगा, फोतु नगो ने निश्चयपूर्वक कहा। कुछ देर बाद बेक कैन गोन भोजन कक्ष में वापस आ गया। जैसे ही वह बैठा, उसने फोतु नगो को शांति से कहते सुना, भविष्य में आप दोनों की शादी की अंगूठियां निश्चित रूप से एकदम सही होंगी। जियान दाओ ने चाय पी और चुपचाप बो जिन यान की प्रतिक्रिया को देखा। उन्होंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यह स्वाभाविक है। फू जिवू ने आगे कहा, हीरे चुनना, अंगूठियों को चमकाना, शीर्ष कारीगरों और डिजाइनरों को ढूंढना, इन चरणों को अच्छी तरह से करने के लिए आपको कई महीने पहले से तैयारी करनी होगी। कृपया इसे याद रखें। बेक कैन गोन ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर जियान दाओ की ओर मुड़े। वह सबसे अधिक सावधानीपूर्वक काम करने वाली महिला है जिसे मैंने कभी देखा है, जो कम से कम एक वर्ष पहले से तैयारी करती है। उन्होंने अपनी भौहें उठाईं। हम शायद हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फोतुनगो, ठीक है। जियान दाओ, प्यार में पड़े लोगों की मनोदशा बहुत समान होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 16 साल के हैं या 26 साल के। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्यार जल्दी आता है या देर से। आप बस एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, चाहे यह कितना भी लंबा हो। यह कभी पर्याप्त नहीं होता। यद्यपि उन दोनों ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी वे संतुष्ट महसूस करते थे। जियान दाओ और बो जिन यान शाम को 8 बजे के बाद अपार्टमेंट परिसर में लौट आए। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, जियान दाओ ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि बेक कैन नगो निश्चित रूप से उसके पीछे ऊपर आएगा। अप्रत्याशित रूप से जब वह लिफ्ट की ओर बढ़ी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर मुझे सही याद है, बेक कैन गोन ने जियान दाओ को ध्यान से देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। आज तुम्हें नीचे आकर मेरे साथ रहना चाहिए। जियान दाओ को समझ में नहीं आया। मैंने ऐसा कब कहा? बेक कैन गोन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुमने एक बार कहा था, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होता और अगर हमारे बीच अच्छे संबंध होते तो तुम उसके साथ रहती। उसने धीरे से वही बात दोहराई जो उसने कई दिन पहले कही थी। जियान दाओ अपनी हंसी रोक नहीं सका। मुझे यह बात स्पष्ट रूप से याद है। उस समय उसने उसके अनुचित अनुरोध को अस्वीकार करने का बहाना बनाया, इसलिए उसने ऐसा कहा। अब यह उनके लिए एक बार फिर अनिश्चित प्रस्ताव रखने का आधार बन गया है। जियान दाओ ने बिना कुछ कहे रोशनी के नीचे खड़े होकर अपने होंठ काटे। बेक कैन गोन ने बोलना जारी रखा, कृपया ध्यान दें, मैं आपका प्रेमी हूँ। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, आपकी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता है। ठीक है, जियान दाओ ने धीरे से उसे टोका। उसने उसका हाथ पकड़कर हिलाया और कहा, आज मैं तुम्हारे घर चलूंगी। बेक कैन गोन थोड़ा स्तब्ध रह गया। जियान दाओ का हाथ पकड़ने वाला हाथ और कस गया। फिर उसका चेहरा चमक उठा। यह बहुत बढ़िया है। 1 घंटे बाद बेक कैन गोन अपने हाथों में 2 सूटकेस लेकर आगे चल रहा था, जबकि जियान दाओ खाली हाथ आराम से उसके पीछे चल रहा था। उसे खुशी खुशी अपना सूटकेस बेडरूम में रखते देख जियान दाओ को अचानक संतुष्टि महसूस हुई। वास्तव में जब उसने रेस्तरां में उसे शांतिपूर्वक उसके साथ विवाह के बारे में चर्चा करते हुए सुना, तो उसे थोड़ा मधुर और भावुक महसूस हुआ। हालांकि जियान दाओ क्रोधित भी था और खुश भी, लेकिन उसने उससे बहस नहीं की।
क्या होगा यदि वह कहे, तुम मुझसे शादी करने के लिए कब राजी होगे, और वह उसी रात घर आकर तुरंत शादी का प्रस्ताव रख दे। खैर, उसे जाने दो। केवल जियान दाओ को स्पष्ट रूप से पता था, बेक कैन गोन ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ऐसी दूरगामी योजनाएं बनाना जानता हो। चूंकि फोतुन गो ने इसका उल्लेख किया था, इसलिए उन्हें लगा कि यह स्वाभाविक है। इससे साबित होता है कि वह वास्तव में उसके प्रति गंभीर है और उसे महत्व देता है। इसलिए वह उसे मना नहीं करना चाहती थी। क्योंकि दूसरा पक्ष बेक कैन गोन था, वह उसके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करना चाहती थी। इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या उनके बीच कोई अंतरंग संबंध था? जियान दाओ को लगा कि इसका साथ रहने के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। बेक कैन गोन एक बहुत ही स्टाइलिश आदमी है, वह निश्चित रूप से उसकी इच्छाओं का सम्मान करेगा। इसलिए वे दोनों इस बात को आगे बढ़ाते हैं या नहीं, यह पूरी तरह से उस पर निर्भर है। दरअसल जियान दाओ को प्यार का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वह नहीं जानती थी कि कई महिलाओं के विचार उसके जैसे ही हैं। उन्हें लगता है कि वे खुद पर नियंत्रण रख सकते हैं और रिश्ते में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि वे यह नहीं जानते कि एक बार दो लोग दिन रात एक दूसरे से उलझे रहेंगे तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि खुद पर काबू रखना मुश्किल हो जाएगा। दोनों ने जल्दी से अपना सामान पैक कर लिया। अभी भी सुबह थी। बेक कैन गोन ने संतुष्ट होकर जियान दाओ को गले लगाया और सोफे पर बैठकर लीगलाइज शो देखने लगा। इससे पहले जियान दाओ कभी कभार उसके साथ एक एपिसोड देखती थी, उसे कोई समस्या नहीं दिखती थी। लेकिन अब जब वे दोनों एक साथ रह रहे हैं, तो क्या उसे हर रात उबाऊ वृत्तचित्र देखने के लिए मजबूर करना चाहिए? जियान दाओ ने बो जिन यान के हाथ से टीवी का रिमोट ले लिया। अब यह शो मत देखो, मैं एक टीवी सीरीज देखना चाहता हूँ। बेक कैन गोन ने कहा, टीवी सीरीज वास्तव में यातना है। जियान दाओ ने उत्तर दिया, यह मनोरंजन है। यह कहकर वह दूसरा चैनल बदलने लगी। बेक कैन गोन ने टीवी स्क्रीन पर चमकती अव्यवस्थित छवियों को देखा। वह जियान दाओ को सशर्त प्रतिवर्त द्वारा रोकने का इरादा रखता था, लेकिन जब उसने अपना सिर नीचे किया तो जियान दाओ ने ऊपर देखा और उसकी शर्ट खींची। आप सुबह से रात तक व्यस्त रहते हैं, आप रात में अपराध वृत्तचित्र क्यों देख रहे हैं? आपको अपने दिमाग को थोड़ा आराम देना चाहिए। उसकी आवाज बहुत कोमल थी, उसकी उंगलियां उसकी मुलायम सफेद शर्ट को खींच रही थी। मुझे इस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, बेक कैन गोन बोला, लेकिन अगर तुम मुझे हर 5 मिनट में चूमोगे तो मैं तुम्हारे साथ कोई भी उबाऊ काम कर सकता हूँ। जब दोनों ने टीवी शो देखना खत्म किया तो 11 बज चुके थे। हालांकि इस समय जियान दाओ बेक कैन नगोन की गोद में बैठा था। उसने अपना सिर झुकाया और उसके चेहरे, गर्दन, कान और हाथों को चूमा। चुंबन के बाद उसने उसे भी चूमने को कहा। जब बो जिन्यान के होंठ जियान याओ की त्वचा से हटे तो उसकी शर्ट गंदी हो गई थी, उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखें चमक रही थी। वह धीमी, कर्कश आवाज में बोला, स्वाभाविक रूप से जियान दाओ को मनाता हुआ, आज रात मेरे कमरे में सोओगे? जियान दाओ तुरंत उठ खड़ी हुई, नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। जियान दाओ बिस्तर पर लेटी हुई थी, एक कंबल से ढकी हुई थी, लेकिन वह अभी भी बो जिन यान के कदमों की आवाज, उसके दरवाजा बंद करने की आवाज और फिर उसके बाहर पानी चालू करने की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। वह लिविंग रूम में नहा रहा था। यह आदमी वास्तव में उसके साथ एक बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करता था। जियान दाओ ने सुनने का इरादा नहीं किया था, लेकिन बाहर की आवाज अपने आप उसके कानों में स्पष्ट रूप से प्रवेश कर गई। जब वह स्तब्ध थी तो उसका सेल फोन अचानक बज उठा।
जियान दाओ ने फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। यह उसकी छोटी बहन जियान जुआन का कॉल था। जियान जुआन वर्तमान में घर पर गर्मियों की छुट्टियों पर थी और मिड ऑटम फेस्टिवल के बाद ही स्कूल लौटेगी। जियान दाओ ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। दोनों बहनों ने थोड़ी देर तक बातचीत की और जियान दाओ को तुरंत लगा कि उसकी छोटी बहन को कुछ कहना है, लेकिन उसने रोक दिया। क्या हुआ? उसने पूछा। जियान जुआन कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, अंत में अपना मुंह खोला। बहन, क्या जुन रान ने अभी तक आपके सामने कबूल किया है? जियान दाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अध्याय 47। हवाई अड्डे की लॉबी बड़ी है, रोशनी चमकदार है और लोग इधर उधर चहल पहल से भरे हुए हैं। लाउडस्पीकर पर लगातार विमानों के उतरने और उड़ान भरने की खबरें सुनाई दे रही थी। हवाई अड्डे का माहौल शहर बी की लय जैसा है, हलचल भरा, व्यस्त और दूरस्थ। ली हुआन नियन ने सिगरेट जलाई और धूम्रपान क्षेत्र के कोने में बैठ गई। वह कुछ देर तक चुपचाप धूम्रपान करता रहा, फिर उसने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर शहर से होकर बहने वाली नदी के तट पर स्थित जियान दाओ की तस्वीर थी। वह चमकती धूप में खड़ी होकर मधुर मुस्कान बिखेर रही थी। वह उसके पीछे खड़ा था। उसका एक हाथ संगमरमर की रेलिंग पर था, एक हाथ उसके कंधे पर था। उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी। कुछ देर तक फोटो को देखते हुए ली हुएन हियन मुस्कुराए, सिगरेट बुझाई, फोन जेब में रखा और खड़े हो गए। जैसे ही वह मुड़ा, वह अचानक रुक गया। जियान दाओ काफी देर से प्रवेश द्वार पर खड़ा है। जब उनकी आंखें मिली तो वह कुछ ठिठक गई, लेकिन फिर वह उसकी ओर मुस्कुराई, हमेशा की तरह वही सौम्य मुस्कान। ली हुआन नियन ने महसूस किया कि उसकी मुस्कुराहट से उसके सीने में उसका दिल हल्का सा धड़क उठा। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वह मुस्कुराया और जियान दाओ के सामने चला गया, अपनी बाहें मोड़ ली और उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? इस बार जियान दाओ की आवाज में उदासी का संकेत था। क्या तुम अलविदा कहे बिना जाने वाली हो? ली हुआन नियन चुप थी। दोनों ने एक क्षण के लिए एक दूसरे को देखा। उनके पीछे लोग शटल की तरह आगे पीछे चल रहे थे। फिर दोनों लगभग एक साथ मुस्कुराए। ली हुआन नियन ने अपना हाथ उठाया और जियान दाओ को अपनी बाहों में भर लिया। जियान दाओ ने भी धीरे से उसकी पीठ को गले लगा लिया। उसकी भुजाएं चौड़ी और शक्तिशाली थी, जिनमें से हल्की पसीने की गंध आ रही थी। यद्यपि जियान दाओ ली हुआन नियन से 3 साल छोटा है, लेकिन बचपन से लेकर वयस्क होने तक उसने कभी भी उसे भाई हुआन नियन नहीं कहा। ली हुआन रान बस ली हुआन रान है। जब भी उसे उसकी जरूरत होती, चाहे वे कितने भी पास या दूर हों, वह हमेशा कहीं न कहीं मौजूद रहता, इत्मीनान से उसे प्रोत्साहित करता। जियान याओ, यह छोटी सी कठिनाई क्या है? मुझे इसमें मत घसीटो। यह सही है, मैं ऐसा ही हूँ। कहने की जरूरत नहीं कि वह उसका सबसे महत्वपूर्ण मित्र था, जिसे वह कभी खोना नहीं चाहती थी। ली हुआनरान ने महिला की कोमल कमर को अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों की कोमल खुशबू को सूंघने लगा। उसकी बाहें कस गईं और फिर उसने उसे छोड़ दिया। मैं प्रतीक्षा कक्ष में क्यों प्रवेश कर सकता हूँ? ली हुआनरान ने पूछा। जियान दाओ ने अपने गले में लटके पुलिस बैज को ऊपर उठाया। यह बहुत उपयोगी है। क्या तुम्हें पहले कहीं जाने में कोई परेशानी नहीं हुई? ली जुनरान ने दिल खोलकर हंसते हुए जियान दाओ के कंधे पर हाथ रखा। चलो चलें, मेरे लिए विमान में चढ़ने का समय हो गया है। हाँ, जियान दाओ मुस्कुराया और उसके साथ चला गया। आगे एक चमकदार गलियारा है। गलियारे के अंत में बोर्डिंग रूम है, जहां बहुत से लोग इकट्ठे हैं। कांच की दीवार के बाहर कुछ मीटर की दूरी पर एक चमकदार रनवे है। एक हवाई जहाज धीरे धीरे पास आ रहा था।
तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड तुम्हारे पीछे यहाँ तक नहीं आया? ली हुआन नियन इत्मीनान से चली और मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, वह घर पर है। प्यार के कई प्रकार हैं। जियान दाओ के लिए ली हुआनरान की भावनाएं मोटे तौर पर प्यार और दोस्ती के बीच हैं। बचपन से ही जियान दाओ हमेशा उनका पीछा करता रहा है, इतना परिचित कि इससे अधिक परिचित कुछ हो ही नहीं सकता। जब वह एक मोटी सी छोटी लड़की से एक सुंदर युवती में तब्दील हो गई, तो कई लड़के उसका पीछा करते दिखाई दिए, लेकिन उसने सभी को रोक दिया। कोई परेशानी खड़ी करने आया था। ली हुआनरान, तुम उस लड़की का पीछा करना चाहते हो, है न? क्या भाई ऐसे ही होते हैं? उसने अपनी आंखें उठाईं और उस व्यक्ति को ठंडेपन से देखा। वह मेरी बहन है। क्या मैं उसे जल्दी प्यार करने की अनुमति दे सकता हूँ? लेकिन उसके दिल में, क्या वह वास्तव में उसे केवल एक बहन मानता था? उस वर्ष, केवल 18 वर्ष की आयु में, ली हुआन नियन को भी स्पष्ट रूप से समझ नहीं आया। वह केवल इतना जानता था कि उसके लिए वह एक अपरिहार्य व्यक्ति थी, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यह प्यार है, तो उसमें अभी भी उत्साह की कमी है। ऐसा लगता है कि उसके प्रति उसकी भावनाएं प्रेम कहलाने लायक नहीं है। इसके अलावा, वह उस समय बहुत छोटी थी। ली हुआनरान के मन में जियान दाओ के लिए वास्तव में भावनाएं थी। जब उसने अपनी विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा समाप्त की थी, पुलिस अकादमी से स्वीकृति पत्र प्राप्त किया था और उसे अध्ययन करने के लिए दूसरे प्रांत में जाना था। जाने से एक रात पहले वह जियान दाओ के घर गया ताकि देर रात को नाश्ता करने के लिए उसके साथ बाहर जा सके। दरवाजे पर पहुंचकर उसने बाहर से जियान जुआन की सिसकती हुई आवाज सुनी, बहन, क्या तुम भाई हुआन रैन को छोड़कर जा सकती हो? उस समय जियान दाई केवल 15 साल की थी और जियान जुआन 12 साल की थी। दोनों लड़कियों को अपने बारे में चर्चा करते हुए सुनकर ली हुआन नियन थोड़ा खुश हुआ। उसने आधे बंद दरवाजे से घर के अंदर झांका। ली हुआन नियन उस समय दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि उनकी छोटी सी बेटी बिस्तर के सिरहाने बैठी है और अपने चेहरे पर आंसू पोंछने के लिए हाथ उठा रही है। मैं हुआन नियन को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता, जियान दाओ ने धीरे से कहा। वास्तव में, मैं भी पुलिस अकादमी जाना चाहता हूँ। ली हुआनरान के दिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। जियान दाओ एक बहुत मजबूत व्यक्ति है। बचपन से लेकर वयस्क होने तक उन्होंने उसे कभी रोते नहीं देखा। यह पता चला कि वह उससे बहुत जुड़ी हुई है, अपनी जुन नियन से बहुत जुड़ी हुई है। ली हुआन नियन का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई। वह कुछ क्षण तक दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, फिर मुड़कर चला गया। घर पर बिस्तर पर लेटे लेटे पुलिस अकादमी में प्रवेश के नोटिस को देखते हुए ली हुआन नियन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वह जियान दाओ से कहेगा कि वह उसके बड़े होने का इंतजार करेगा, उसके 18 वर्ष की होने और विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा पास करने तक इंतजार करेगा। उसके बाद वह एक दूसरे से खुलकर प्यार कर सकेंगे। वह लड़का है जो उसके साथ बड़ा हुआ है और शायद अब से बुढ़ापे तक उसके साथ रहेगा। जैसे ही वह बेडरूम से बाहर निकलने वाला था, ली जुनरान ने लिविंग रूम में जियान दाओ की माँ और उसकी माँ के बीच बातचीत सुनी। चाची, क्या आप जियान दाई को पुलिस अकादमी नहीं जाने देंगी? ली जुनरान की माँ ने पूछा। वास्तव में, पुलिस अधिकारी होना अच्छा है। यह नौकरी पहले जितनी खतरनाक नहीं है। ली हुआन नियन चुपचाप दरवाजे पर खड़ी थी। जियान दाओ की माँ ने शांति से अपना सिर हिलाया। मैं नहीं चाहती कि वह अपने पिता के करियर का अनुसरण करे। मुझे आपको यह बताने में भी कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि दोनों बच्चों के बीच अब बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन भविष्य में मैं नहीं चाहती कि जियान दाओ किसी पुलिस अधिकारी के प्यार में पड़ जाए।
मैं नहीं चाहती कि वह अतीत को याद रखे। मैंने इसे जीवन भर याद रखा है। जियान दाओ अभी भी युवा है, लेकिन जियान जुआन की तरह मूर्ख नहीं है। उसके पास पहले से ही अपने विचार हैं। ली जुन रान की मां ने श्रीमती जियान के कंधे को थपथपाया। मैं समझती हूँ कि आपका क्या मतलब है। जुन रान जियान दाओ के बड़े भाई की तरह है। ये दोनों बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कॉलेज के दिनों में ली हुआन नियन की एक गर्लफ्रेंड थी और वह उससे गहरा प्यार करता था। जब उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली तो उनकी प्रेमिका ने उनके साथ उनके गृहनगर आने से इनकार कर दिया, इसलिए उनका रिश्ता टूट गया। उस समय के बाद उसे प्यार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पिछली सर्दियों में जब वह जियान दाओ से दोबारा मिला तो वह सचमुच बहुत खुश हुआ। लेकिन आनंद कोमल और गर्म कंपन से आता है, जैसे हृदय में बहती हुई शीतल धारा। उन्होंने महसूस किया कि इसका पुरुष महिला भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। जियान याओ को बो जिन यान का सहायक बनते हुए उस आदमी के पीछे भागने के लिए संघर्ष करते हुए देखकर ली जुनरान को अपने दिल में थोड़ा असहज महसूस हुआ। हालांकि वह जानता था कि उसके प्रति उसकी भावनाएं केवल अस्थायी थी, गहरी नहीं। इसलिए 18 वर्ष की आयु में उन्होंने आसानी से हार मान ली। इन दोनों लोगों के बीच वर्षों से चली आ रही मजबूत दोस्ती की तुलना में थोड़ी सी उथल-पुथल कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जियान दाओ शहर बी में रहता है, जबकि वह अपने गृहनगर में रहता है। उसकी मां को यह मंजूर नहीं था और उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो बाहर से तो स्वतंत्र और निरंकुश दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे बहुत सावधान और सतर्क होते हैं। इसके अलावा, क्योंकि वह समस्या को समझ सकता है और उसका समाधान कर सकता है, वह हमेशा बहुत आराम से रहता है। 2 महीने पहले तक ली हुआन नियन एक मामले को सुलझाते समय गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उन्होंने अकेले ही 5 अपराधियों को काबू कर लिया और उनमें से एक ने उन्हें कई बार चाकू मार दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग मरने वाले होते हैं, उन्हें अपनी आत्मा की गहराई में मतिभ्रम दिखाई देता है। ली हुआन नियन को अभी भी उस क्षण उत्पन्न हुआ भ्रम स्पष्ट रूप से याद है। उसे बहुत स्पष्ट रूप से याद है, उसने अपने सामने एक सफेद रोशनी चमकती देखी, खून की एक अस्त-व्यस्त दुनिया देखी। तभी उसने अपने माता-पिता को देखा। उन्होंने साफ-सुथरी पुलिस वर्दी पहनी हुई थी, मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगा रहे थे। अंततः उसने ताज़ा खून से भरा एक कमरा देखा। यह 90 के दशक की शैली का घर था, जिसमें लिविंग रूम की कैबिनेट पर 20 इंच का रंगीन टीवी और पुराने जमाने का बॉक्स के आकार का सोफा था। वहां कई लोग जमीन पर पड़े थे, हर जगह खून फैला हुआ था। कई लोग आगे पीछे चल रहे थे, कुछ रो रहे थे। ली हुआन नियन जैसे ही घर में दाखिल हुई, उसका पैर खून से लथपथ हो गया। तभी उसने किसी को यह कहते सुना, 2 बच्चों को छोड़कर सभी मर चुके हैं। छोटी लड़की भागकर बाहर आ गई। बड़ी लड़की ने लाओ जियान को कसकर गले लगा लिया और जाने से इनकार कर दिया। बच्चे ने यह देखा, हम उसे यह कैसे दिखा सकते थे? हुआन नियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से दोनों बच्चों को बाहर ले जाओ। तभी एक पुलिसकर्मी ने अचानक खून से लथपथ छोटी लड़की को अपनी बाहों में धकेल दिया। उसने अपना सिर झुकाया और देखा कि छोटी लड़की का चेहरा रक्तहीन था, उसकी काली आंखें खुली हुई थी। छोटी लड़की न रोई, न चिल्लाई, बस अपनी छोटी-छोटी बाहों से उसे कसकर गले लगा लिया। उसने भी उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठाईं। दोनों बच्चे पूरे दिन चुपचाप एक दूसरे को गले लगाए रहे, चाहे उन्हें कोई भी सलाह दे, वे एक दूसरे को जाने नहीं देते थे। अंत में, जब वह सो गए, तो वयस्कों ने उन्हें अलग कर दिया।
उस वर्ष ली हुआनरान 10 वर्ष का था और जियान दाओ 7 वर्ष का था। वह हमेशा यही सोचता था कि उसके प्रति उसकी भावनाएं बस एक अस्थायी एहसास थीं, एक बसंत के सपने की तरह जिसका कोई निशान नहीं रह गया था। पता चला कि उसने बहुत समय पहले ही उस पर अपनी सारी दया बरसा दी थी। यह भावना पानी की तरह हल्की है, लेकिन इसकी जड़ें इतनी गहरी है कि इसे मृत्यु से नहीं काटा जा सकता। जियान जुआन गर्मी की छुट्टियों के दौरान घर लौट आया और अक्सर ली हुआनरान की देखभाल करने के लिए अस्पताल जाता था। एक बार उसने उसका फोन उठाया। मेरी बहन ने अभी अभी तुम्हें फोन किया और एक संदेश भेजा। तुमने तुमने अभी भी जवाब नहीं दिया। ली हुआनरान मुस्कुराई। कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरी बहन को पता चल गया तो वह शायद अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ वापस भाग जाएगी। मेरी बहन ने अभी अभी स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और वह लंबे समय से काम नहीं कर रही है। इसे उस पर असर न पड़ने दें। जियान हुएन ने उसकी ओर देखा, अपने होंठ काटे और कुछ नहीं बोली। ली हुआन नियन को स्पष्ट रूप से पता था, वह जियान दाओ को दुखी नहीं करना चाहता था। वह एक मर्द है और पुलिस वाला है, भले ही काम पर उसे पीट पीट कर मार डाला जाए, लेकिन वह जिस लड़की को पसंद करता है उसे अपने कारण रोने नहीं दे सकता। वह 7 साल देरी से आया। जब वह ठीक हो जाएगा तो वह उसे ढूंढने जाएगा। जब हम बोर्डिंग गेट पर पहुंचे तो अधिकांश यात्री पहले ही निकल चुके थे। ली हुआन नियन ने जियान दाओ की ओर देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और उसके बालों को सहलाया। जियान दाओ मुस्कुराया, जब मैं टेट के लिए घर आऊंगा तो तुम्हें ढूंढ लूंगा। हाँ। दोनों क्षण भर के लिए चुप हो गए। चमकदार रोशनी के नीचे रात एक सपने की तरह थी। यात्री जल्दी से चले गए। केवल युवा जोड़ा चुपचाप एक दूसरे को देख रहा था। जियान दाओ। ली हुआनरान ने अचानक उसका नाम पुकारा। जियान दाओ। क्या? वह मुस्कुराया। देखो यहाँ कौन है। यह कहने के बाद उसने उसके पीछे इशारा किया। जियान दाओ चौंक गई। क्या यह हो सकता है? उसने तुरंत अपना सिर घुमाया, केवल अपरिचित चेहरों को देखने के लिए, उस आदमी का अभिमानी आंकड़ा नहीं जिसे वह प्यार करती थी। जियान दाओ ने अपना सिर घुमाकर ली हुआनरान को संदेह भरी नजरों से देखा। किसने सोचा होगा कि उसकी आंखों के अचानक अंधेरे में जाने से पहले उसके होठों ने उसे ढक लिया था। एक क्षण के लिए उसने उसकी कमर को दबा लिया। युवक के गर्म होंठ जियान दाओ के होठों पर दब गए। उसकी जीभ से लिपटकर अंदर घुसने में संकोच नहीं कर रही थी। एक अपरिचित आदमी की गंध उसके मुंह में भर गई। उसके चुंबन में अलगाव की प्रबल भावना थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके होंठ और जीभ को जिंदा ही खा जाना चाहता हो। जियान दाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत ली हुआनरान को धक्का दे दिया। लेकिन उसके धक्का दिए बिना ही लाई हुआन नियन ने पहले ही पूरी तरह से छोड़ दिया था। वह एक कदम पीछे हट गया, जिससे उनके बीच की दूरी बढ़ गई। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया था, उसकी आंखें काली पड़ गई थी और ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह पर अभी भी आंसू थे। जियान दाओ का दिल जोर से धड़कने लगा। वह उसे गौर से देखती रही, कुछ भी बोल न सकी। ली हुआन नियन ने अपने होठों को छूते हुए मुस्कुराया। केवल इस बार उसने धीरे से कहा, आप मुझे यात्रा पर जाकर अपना समय बर्बाद करने नहीं दे सकते। जियान दाओ के दिल में उदासी की लहर दौड़ गई। ली हुआन नियन मुस्कुराई। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैंने जो कहा था उसे मत भूलना। जब हम वापस आएंगे तो हम भोजन के लिए एक साथ मिलेंगे। वह मुड़ा और बहुत तेजी से चला गया। उसे दरवाजे के पीछे गायब होते देख जियान दाओ ने आवाज लगाई, हुआन नियन। वह तुरंत रुक गया। आपकी यात्रा सुरक्षित हो।
वहां पहुंचने पर मुझे मैसेज करें। ली हुआनरान ने अपना सिर नहीं घुमाया, उसने सिर्फ अपना हाथ उठाया और हाथ हिलाया और कोमल आवाज में कहा, अलविदा जियान दाओ। उस लड़की को अलविदा, जिसे मैं वर्षों तक प्यार करता रहा, और मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ। आज जियान दाओ ने बेक कैन गोन की जीप स्वयं चलाई। वह रात 8 बजे के बाद हवाई अड्डे से शहर के केंद्र में लौटी। नया शहर रोशनी से जगमगा रहा है, रात का दृश्य जगमगा रहा है और शानदार है। जियान दाओ की आंखें आंसुओं से भर गईं, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसने कार का दरवाजा खोला, रात की हवा को अंदर आने दिया और धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे। जियान दाओ ने दरवाजा खोला और घर में प्रवेश किया। लिविंग रूम में तेज रोशनी थी। टीवी पर केस सॉल्विंग लेक्चर रिपोर्ट दिखाई जा रही थी और बेक कैन गोन कहीं गायब हो गया था। जियान दाओ ने घर के चप्पल पहन लिए। अचानक उसे दूध, मक्खन और ब्लूबेरी की सुगंध महसूस हुई। जियान दाओ आश्चर्यचकित थी जब वह रसोई में प्रवेश करती थी और निश्चित रूप से उसने बेक कैन गोन को एक शर्ट और पतलून, एक लंबा काला एप्रन और काले दस्ताने पहने हुए रसोई के काउंटर के सामने खड़ा देखा। कुलीन और ठंडा रूप और गर्म पारिवारिक पोशाक एक ही समय में उन पर दिखाई दिए, जिससे एक विरोधाभासी और अजीब भावना पैदा हुई। लेकिन बेक कैन गोन शांत रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने अपना सिर घुमाकर जियान दाओ की तरफ देखा और ओवन को देखता रहा। जियान दाओ रसोई में चली गई। तुम क्या कर रहे हो? बेक कैन गोन ने दस्ताने पहने हुए थे, इसलिए उसे गले लगाना असुविधाजनक था। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे, थोड़ा नीचे झुका और उसके होठों को हल्के से छुआ। जब मैं उस आदमी को विदा कर रही थी जिस पर मेरा क्रश था, तो मेरा बॉयफ्रेंड घर पर मेरे लिए कुकीज बनाने में कड़ी मेहनत कर रहा था। जियान दाओ दंग रह गया। आज दोपहर काम के बाद उसने बेक कैन गोन से कहा कि वह ली हुआन नियेन को छोड़ने के लिए हवाई अड्डे जाएगी। बेक कैन गोन ने जवाब दिया, ठीक है, चलो। जियान दाओ ने सुधारते हुए कहा, मैं अकेले जा सकता हूँ। उस समय बेक कैन गोन ने उसकी ओर गहरी निगाहों से देखा। जियान दाओ ने सोचा कि वह ईर्ष्यालु और परेशान है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने बस इतना कहा, सावधान रहना और जल्दी वापस आना। बेशक जियान दाओ ने बेक कैन गोन को यह नहीं बताया कि ली हुआन नियेन उसे पसंद करती है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर उसने सोचा कि शायद उसे लाई हुआन नियेन की परवाह नहीं है। अप्रत्याशित रूप से वापस आते ही उसने अचानक कुछ ऐसा कह दिया जिससे वह अचंभित रह गई। बेक कैन गोन ने देखा कि ली हुआन नियेन उसे पसंद करती है। बाक कैन गोन को निश्चित रूप से एहसास हुआ। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में, यद्यपि उन्होंने भावनात्मक क्षेत्र में धीमापन दिखाया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी भावनाएं तीव्र नहीं हैं। वास्तव में जब वह पहली बार जियान दाओ से मिला था, तभी से उसके मन में उसके लिए भावनाएं थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि उसका कभी किसी महिला के साथ अंतरंग संपर्क नहीं रहा था, इसलिए वह हमेशा यही सोचता था कि यह भावना सिर्फ दोस्ती की है, जैसा कि फोतु नगो के साथ था। जब तक कि भावनाएं इतनी तीव्र नहीं हो गई कि वह उसे पूरी तरह से अपने वश में करना चाहता था। एक बार जब वह समझ गया कि यह प्यार था, और मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्तियों के अपने विशेष ज्ञान के साथ, तो वह हर बार जब वह जियान दाओ को देखता था, तो ली हुआनरान की निगाह को कैसे नहीं पहचान सकता था। जियान दाओ को यह कहते हुए सुनकर कि वह ली शुनरान को अकेले विदा करने जाना चाहती है, बो जिन यान को स्वाभाविक रूप से असहज महसूस हुआ। लेकिन चूंकि वह छोटी उम्र से ही शिक्षित है और एक विनम्र व्यक्ति है, इसलिए वह अपनी प्रेमिका के निजी स्थान का सम्मान करता है। फिर वह उसके लिए कुकीज बनाने चला गया।
क्योंकि जियान दाओ ने एक बार कहा था कि एक खास प्रकार की हस्तनिर्मित कुकी का स्वाद इतना अच्छा था कि वह उसे हमेशा खाना चाहती थी। चारों की आंखें एक दूसरे से मिली। बेक कैन गोन की आंखें चमकीली और हमेशा की तरह शांत थी। जियान दाओ का दिल अचानक नरम पड़ गया। मेरे दिल की उथल-पुथल उसकी कोमल निगाहों के नीचे गायब हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से पीछे से बेक कैन गोन की कमर को गले लगाया। धन्यवाद, मेरे मेहनती प्रेमी। इतने लंबे समय तक प्यार में रहने के बाद यह पहली बार था जब उसने उसे गले लगाने की पहल की। वास्तव में अभी केवल 3 दिन ही हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बेक कैन नॉन के लिए यह बहुत लंबा समय है। उसके मुंह का कोना फड़क उठा। तुम्हारे हाथों में बिल्कुल ताकत नहीं है। थोड़ा और कसकर पकड़ो, बेबी। हालांकि बेक कैन गोन को यह पसंद नहीं है कि कोई उसे परेशान करे, चाहे वह कुछ भी करे। जियान दाओ ने उसे कुछ देर तक गले लगाया और फिर उसे लिविंग रूम से बाहर निकाल दिया गया। कुकी को ओवन से बाहर निकालते हुए उसने एक निवाला खाया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। बहुत बढ़िया, आपने जो केक बनाया है वह सचमुच अलग है। बेक कैन गोन कुकीज की एक ट्रे, शराब की एक बोतल और एक गुलाब लेकर लिविंग रूम में चला गया, लेकिन उसे जियान दाओ दिखाई नहीं दिया। जियान दाओ बालकनी पर खड़ी थी। शोर सुनकर उसने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। बालकनी में छोटी सी गोल मेज पर एक मोमबत्ती दिखाई दी। टिमटिमाती आग की रोशनी उसके कोमल चेहरे को रोशन कर रही थी। उम्मा, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत रोमांटिक है। बेक कैन गोन ने कुकीज की ट्रे नीचे रखी, अपना सिर झुकाया और उसे चुमा। चलो बात करते हैं, वह बोली। हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जो मेरे बचपन में घटी थी। बेक कैन गोन थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसके बड़े हाथ ने जियान दाओ की कमर को कसकर पकड़ लिया। यह एक बहुत ही सही निर्णय है। अध्याय 48। किसी से प्रेम करना, उस व्यक्ति के साथ अपने हृदय की गहराई में छिपे रहस्य को साझा करने की चाहत है। रात शांत है। आसमान में तारे भी गहरी नींद में सोए हुए लगते हैं। कभी छिप जाते हैं, कभी दिखाई देते हैं। जियान दाओ एक आलसी बिल्ली की तरह सोफे पर सिमट गया। उसने अपना सिर बेक कैन गोन के सामने झुकाया और फुसफुसाया, वास्तव में, मेरे पिता के मामले में, मुझे याद नहीं है कि उस समय वह कैसे दिखते थे। बेक कैन गोन ने सिर हिलाया। एक सामान्य व्यक्ति की पूरी तरह से सामान्य स्मृति। जियान दाओ मुस्कुराया और उसकी छाती पर हल्के से मुक्का मारा। हालांकि वह सिर्फ कहानी सुन रहा था, फिर भी वह हमेशा की तरह घमंडी था। उस साल मैं 7 साल का था, वह फुसफुसाते हुए बोली। उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थी। मेरे पिता एक क्रूर हत्या के मामले की जांच कर रहे हैं। उस समय सड़कों पर हर जगह गुंडे थे। हत्या के पीछे का व्यक्ति उस समय का एक प्रसिद्ध गैंगस्टर था। हाँ, बेक कैन गोन ने अपनी उंगलियां उसके कान के पीछे लंबे बालों में घुमाते हुए कहा, जारी रखें। उस दिन मेरे पिताजी मुझे और ट्यू हुएन को मेरे दादा के घर जन्मदिन की पार्टी में ले गए। मेरी माँ को कारखाने में ओवरटाइम काम करना था, इसलिए वह समय पर नहीं आ सकी। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। यह वास्तव में एक खुशी का दिन था। मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है, मेरे दादा दादी रसोई में खाना बना रहे थे। जियान जुआन अभी भी छोटा था, कमरे में सो रहा था। पिताजी मेरे साथ खेल रहे थे। फिर वे लोग घर पर आए। उसका हाथ अपने ऊपर पड़ते देख बेक कैन गोन की आंखें ठंडी हो गईं। वे स्वयं को कुल्हाड़ी गिरोह कहते हैं तथा कुल्हाड़ी के ब्लेड को हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। जियान दाओ ने आह भरते हुए कहा, वास्तव में वे सिर्फ किशोर या 20 साल के युवा थे। किसी को चाकू मारने के बाद वे भाग गए। बाद में
उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। कुछ वाक्य कहने के बाद जियान दाओ चुप हो गई और उसने अपना सिर बेक कैन गोन पर रगड़ दिया। जब बेक कैन गोन ने अपनी बाहों में उस महिला को देखा तो उसका दिल पिघल गया। वह यह देखकर प्रसन्न हुआ कि वह उस पर, उसके पति पर भरोसा कर रही है। प्रेमियों के बीच स्नेह बढ़ाने के लिए सुनकर संवाद करना वास्तव में एक आवश्यक तरीका है। यह तरीका शारीरिक संचार जितना ही महत्वपूर्ण है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद बेक कैन गोन ने अपना मुंह खोला। मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपना अतीत मेरे साथ साझा किया। वास्तव में मैं पहले से ही सच्चाई जानता था, लेकिन जब आप इसे कहते हैं तो इसका अर्थ पूरी तरह से अलग होता है। यह साबित करता है कि मेरे लिए आपका प्यार और विश्वास एक गहरे स्तर पर पहुंच गया है। बेशक, मैं भी ऐसा ही हूँ। जियान दाओ बो जिन यान की बाहों में उसके मुंह का कोना ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। उन्होंने आगे कहा, आपने खुद को बहुत अच्छी तरह से समायोजित कर लिया है। मुझे आप पर गर्व है। जियान दाओ की आंखें अचानक नम हो गईं। वह निश्चित रूप से जानती थी कि वह अन्य लोगों की तरह नहीं होगा, जो उसे सांत्वना देने वाले शब्द कहता है, यह सब अतीत की बात है, दुखी मत हो। लेकिन क्या उसे उस पर गर्व था? एक छोटा सा वाक्य, लेकिन उसके दिल में उतरते हुए सबसे कोमल नोटों की तरह। एक क्षण की चुप्पी के बाद जियान दाओ फुसफुसाया, और भी है। बेक कैन गोन ने भौहें सिकोड़ते हुए उसे गौर से देखा। उस दिन मैं वास्तव में बेडरूम में नहीं था, बल्कि लिविंग रूम में था, जियान दाओ ने धीरे से कहा। उस समय मैं और मेरे पिता अंधे आदमी का खेल खेल रहे थे। जब वे आए तो मेरे पिता ने मुझे कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से आने जाने के लिए सोफा को धक्का दे दिया। लेकिन मैं अभी भी सब कुछ साफ साफ देख सकता था। उन्होंने बहुत तेज आवाज में स्पीकर चालू कर दिया, और चाहे मैं कितना भी रो, यह बेकार था। बाद में मुझे बचा लिया गया। मेरे पिता अभी भी जीवित थे। मैंने उन्हें तब तक पकड़े रखा जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। वह आज बेक कैन नॉन को अपने इस दुखद अतीत के बारे में क्यों बताना चाहती थी? शायद ली हुआन नियन की विदाई ने अचानक उसे अतीत की याद दिला दी, या फिर उसे एहसास हुआ कि उसके गहरे स्थानों में छिपे घाव और जो बातें उसने अनुभव की थीं, जिनके बारे में वह किसी और को नहीं बता सकती थी, वे अब उस पर भरोसा करके कही जा सकती थी। क्योंकि वह समझता है, किसी और से बेहतर समझता है, क्योंकि अब से वह उसका सबसे करीबी व्यक्ति है। बेक कैन गोन का सुंदर चेहरा बर्फ की परत से ढका हुआ लग रहा था। उसने चुपचाप जियान दाओ को देखा और फिर उसे चूमने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। अगले कुछ समय तक बेक कैन नगोन ने जियान दाओ को पकड़ रखा था और काफी देर तक तारों के नीचे बैठा रहा। उसने उसे अपने पिता के बारे में बताया, जो एक कुशल मछुआरे थे। उन्होंने उस लंबे समय के बारे में भी बताया जब वह अकेले सोने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी, और विश्वविद्यालय के उन उबाऊ दिनों के बारे में भी बताया जब उन्हें हर दिन व्याकरण और शब्दावली याद करनी पड़ती थी। बेक कैन गोन चुपचाप सुनता रहा। बेशक वह अपना वादा निभाना नहीं भूला, लगातार उसे चूमता रहा। पहले तो जियान दाओ ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह वाकई शेड्यूल का पालन करता है। हर 5 मिनट में वह अपना सिर नीचे करके उसे एक बार चूमता था। जियान दाओ अपनी हंसी रोक नहीं सका। जब उन्होंने बेक कैन गोन से उनके कॉलेज के दिनों की दिलचस्प बातों के बारे में पूछा, तो उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है। जब नींद आई तो रात काफी हो चुकी थी। जियान दाओ ने बेक कैन गोन की बाहें छोड़ दी और खड़ा हो गया। मैं सोने जा रहा हूँ। बेक कैन गोन भी खड़े हो गए। दोनों लिविंग रूम में वापस आ गए, उसके बेडरूम के दरवाजे तक। जियान दाओ, शुभ रात्रि,
बेक कैन गोन ने झुककर उसके माथे पर एक चुंबन दिया। शुभ रात्रि और मधुर स्वप्न। आज रात जियान दाओ को मीठे सपने नहीं आए जैसा कि बेक कैन नगोन चाहता था। शायद इसलिए कि वह बहुत समय पहले बीत चुके अतीत को याद कर रही थी। वह सो नहीं पा रही थी। उसका दिल विशेष रूप से खाली महसूस कर रहा था। तभी जियान दाओ को बो जिन यान की याद आई। पिछले कुछ दिनों से हर रात अंतहीन चुंबनों के बाद वह असंतुष्ट लग रहा था और उसने खुलेआम नग्न प्रस्ताव रखा। पहले दिन उसने पूछा, क्या तुम मेरा शरीर चाहती हो? दूसरे दिन उसने कहा, आज रात मेरे कमरे में सोओगी? लेकिन आज वह यह सब भूल गया, केवल उसे अच्छे सपने की शुभकामनाएं दे रहा था। जियान दाओ मुस्कुराए बिना न रह सका। इस समय बेक कैन गोन काले पायजामा पहने हुए अपने 2 मीटर के बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ था। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने ऐसे मामले देखे थे जो जियान दाओ के अतीत से भी अधिक क्रूर थे, जिसमें स्वयं उसके साथ घटी घटना भी शामिल थी। लेकिन उस दृश्य के बारे में सोचते हुए, जहां उसकी महिला नरक में थी, और आज रात उसके आंसुओं को याद करते हुए बेक कैन गोन को बहुत दुख हुआ। 1 घंटे तक चुपचाप लेटे रहने के बाद वह बिस्तर पर बैठ गया, अलमारी से चाबियां निकाली और शयन कक्ष से बाहर चला गया। यह कहा जा सकता है कि बेक कैन गोन जैसा अत्यंत त्वरित कार्य करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति यह नहीं सोचेगा कि क्या आधी रात को चुपके से अपनी बेटी के कमरे का ताला खोलना उचित था। वह केवल इतना जानता था कि अभी वह सचमुच उस महिला के साथ रहना चाहता था। वह उससे केवल एक दीवार की दूरी पर थी, तो वह क्यों नहीं गया? जियान दाओ कुछ देर तक बिस्तर पर नग्न लेटा रहा। अचानक कमरे के बाहर नरम कदमों की आवाज सुनाई दी। बेक कैन गोन जागता है। तुम आधी रात को क्या कर रहे हो? कुछ सेकंड बाद उसने अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। जियान दाओ स्तब्ध रह गई। उसका पूरा शरीर निश्चल हो गया। दरवाजा धीरे से खोला गया। एक परिचित लंबा व्यक्ति दरवाजे पर दिखाई दिया। वह चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर लिया। जियान दाओ को बिल्कुल भी घबराहट महसूस नहीं हुई, क्योंकि वह जानती थी कि बो जिन यान सीमा पार नहीं करेगा। कमरे में अंधेरा था क्योंकि लाइटें बंद थीं। जियान दाओ ने अपनी आंखें सिकोड़कर यह देखने की कोशिश की कि वह क्या करने जा रहा है। जब बेक कैन गोन बिस्तर की ओर चला गया, तो जियान दाओ ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में सोने का नाटक किया। अचानक उसने उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया। तभी हाथ के पीछे से एक नरम, गीला एहसास हुआ। उसने बस उसके हाथ चूमे। जियान दाओ का दिल तेजी से धड़कने लगा। बेक कैन गोन ने अपना हाथ बिस्तर पर रख दिया। कभी-कभी हाथ के पीछे एक कोमल चुंबन, होठों पर एक भावुक चुंबन से अधिक एक लड़की के दिल की धड़कन बढ़ा सकता है। क्योंकि इस चुंबन का सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, केवल सम्मान और प्रशंसा है। जियान दाओ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को रोकने की कोशिश की। कुछ देर बाद मुझे कोई हलचल सुनाई नहीं दी और मैंने सोचा कि वह चला गया है। अप्रत्याशित रूप से बिस्तर का दाहिना हिस्सा अचानक धंस गया। जियान दाओ चौंक गया। बेक कैन गोन पहले से ही बिस्तर पर लेटा हुआ था। उस आदमी की सांस बहुत धीमी थी, यहाँ तक कि उसके पजामे का ठंडा कॉलर भी उसकी नाक को छू रहा था। उसकी कमर भारी थी और उसने अपना हाथ उस पर रख दिया। जियान दाओ ने चुपचाप पड़े रहने की कोशिश की। परिणामस्वरूप बेक कैन गोन ने उसके बालों को छुआ। उसकी उंगलियां उसके बालों को ऐसे घुमा रही थी जैसे दिन का समय हो। हालांकि उनकी गतिविधियां बहुत सौम्य थी। यदि जियान दाओ सचमुच गहरी नींद में होती तो शायद उसे जगाया नहीं जाता। यह आदमी
जियान दाओ थोड़ी देर तक वहीं लेटी रही। अंततः इसे और सहन नहीं कर सकी। उसने अपनी आंखें खोलीं और बो जिन यान को देखा। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। बेक कैन गोन ने जियान दाओ को करीब से देखा। वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए। पता चला कि मुझे भी सोने में परेशानी होती है। उसका स्वर कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट था। जियान दाओ जोर से हंस पड़ा। उसे अपनी ओर मुंह करके लेटा हुआ देखकर वह अचानक बोली, तुम अपनी बाईं ओर लेटे हो। यह सबसे अस्वस्थ स्थिति है। सच्चाई का एहसास होने से पहले बेक कैन गोन कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया था। उन्होंने हमेशा जियान दाओ की सोने की स्थिति की आलोचना की थी, लेकिन अब वह अपने स्वयं के नियमों के खिलाफ जाने वाले व्यक्ति थे। बेशक, बाक कैन गोन की आलोचना के परिणाम बेहद गंभीर हैं। उसने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, अपना मुंह खोला और कहा, तो क्या, जियान दाओ, क्या तुम मेरे साथ इसकी भरपाई कैसे करने की योजना बना रही हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपने होठों को ढक लिया। यह एक बहुत ही भावुक चुंबन था। बेक कैन गोन ने जियान दाओ की ठोड़ी को कसकर पकड़ लिया और उसे तब तक चूमता रहा जब तक कि वह सांस लेने के लिए हांफने लगी। फिर उसके होंठ उसके होठों से हट गए। वह चुपचाप उसे गौर से देखने लगा। जियान दाओ ने भी उसे शून्य दृष्टि से देखा। शांत अंधेरी रात में उसका चेहरा एक मूर्ति की तरह सुंदर था, उसके बहुत करीब। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में हलचल हो रही है। धीरे धीरे वह गर्म और शुष्क होती जा रही है। जियान दाओ का दिल तेजी से धड़क रहा था। पहले का दर्द और खालीपन उसके चुंबन से शांत और भर गया था। उसके होंठ, उसका स्पर्श एक चुंबक की तरह थे, जो उसे और अधिक चाहने के लिए अपनी ओर खींच रहे थे। कुछ सेकंड के लिए चुप रहने के बाद जियान दाओ ने अपनी बाहें उठाकर बेक कैन गोन की गर्दन को पकड़ लिया। उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। वह तुरंत पलट गया और जियान दाओ के शरीर के ऊपर लेट गया। उसके हाथ उसके हाथों में लिपटे हुए थे। उसी समय उसके होंठ एक बार फिर से जमीन पर आ गए। शांत रात में अभी अभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के कारण दो दिल उथल पुथल हो गए, एक जलती हुई इच्छा को दबाते हुए। पहले तो बेक कैन गोन के होंठ केवल जियान दाओ के चेहरे पर ही रुके। धीरे धीरे वह उसकी गर्दन तक पहुंच गया। जियान दाओ का दिमाग चकरा गया था। उसके पास सोचने का कोई रास्ता नहीं था कि आगे बढ़ना है या नहीं। वह बस उसके करीब जाने के लिए अपनी अंतर्ज्ञान का अनुसरण करती रही। आज की रात किसी भी पिछली अंतरंगता से भिन्न लग रही थी। शरीर के भीतर लंबे समय से दबी एक अपरिचित उत्तेजना प्रज्वलित हो उठी। यह एहसास खतरनाक तो है, लेकिन बहुत आकर्षक भी है। जियान दाओ को अभी भी नहीं पता कि यह क्या है। जियान दाओ ने पजामा पहना हुआ था और बो जिन यान का बड़ा हाथ हमेशा की तरह कपड़े के बाहर उसके शरीर की रेखाओं को धीरे से सहला रहा था। एक क्षण बाद उसका हाथ फिर ऊपर बढ़ा और उसके एक मोटे नितंब को पकड़ने के लिए रुका। उसकी उंगलियां नोक को सहला रही थी। उसके पतले होठों से एक अर्थपूर्ण आ निकल रही थी। पहली बार जब किसी और ने उस संवेदनशील जगह को छुआ, तो जियान दाओ केवल बेक कैन गोन के पजामा को पकड़ सकती थी और अपना गर्म चेहरा उसके कंधे के नीचे दबा सकती थी। बेक कैन गोन ने उस जगह की मालिश जारी रखी। आपके हाथ की हथेली में यह कोमल एहसास सचमुच अद्भुत है। इस संभावना के बारे में सोचते हुए कि उसकी चिढ़ाने के कारण जियान दाओ के शरीर में तीव्र आनंद उत्पन्न हो सकता है, उसने महसूस किया कि उसका खून और भी अधिक खौल रहा था। बेक कैन गोन ने अनजाने में अपना सिर नीचे किया और जियान दाओ के पजामा के बटन खोल दिए। जियान दाओ चिल्लाया, मत करो। अपने जीवन में पहली बार
बेक कैन गोन ने अपना सारा धैर्य त्याग दिया और उसकी इच्छाओं का पालन नहीं किया। वह नीचे झुका और उस आकर्षक जगह को अपने मुंह में ले लिया। जियान दाओ को अचानक टिप से एक अजीब सुन्नता महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि बेक कैन गोन अपना चेहरा उसकी छाती में छिपा रहा है। यह भावना सचमुच दम घोंटने वाली है। जबरदस्त, बेक कैन गोन ने धीरे से आह भरी। शानदार कल्पना। जियान दाओ ने अपने दोनों हाथ उठाकर अपना चेहरा थाम लिया जो लगभग भट्टी बनने वाला था। तुम्हें तुम्हें अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उनके दोनों शरीर एक दूसरे को छू रहे थे। जियान दाओ को ऐसा लग रहा था जैसे कोई खजाना उसकी हथेली में थामे हुए हो और वह हर क्षण का आनंद ले रहा था। अंततः उसके निचले शरीर में किसी कठोर चीज ने उसे धकेला। इस स्थिति ने जियान दाओ को और भी शर्मिंदा कर दिया और साथ ही उसे घबराहट और डर भी महसूस हुआ। इस समय बेक कैन गोन अचानक उसके शरीर से अलग हो गया और सीधा बैठ गया। जियान दाओ ने अपनी आंखें चौड़ी करके उसकी ओर देखा। बेक कैन गोन ने जल्दी से अपना पजामा उतार दिया, फिर उसे नीचे दबा दिया। जियान दाओ ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखने के लिए उठाया। तुम अपनी शर्ट क्यों उतार रहे हो? बेक कैन गोन दंग रह गया। वास्तव में शर्ट उतारने की क्रिया पूर्णतः अचेतन होती है। उसका शरीर गर्म था, कुछ हिस्सा इतना सख्त था कि फटने वाला था। फिर उसने अपनी शर्ट उतार दी। बेक कैन गोन कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर बोली, जियान दाओ, चलो इसे करते हैं। जियान दाओ उसके नीचे लेट गई। उसकी खुली त्वचा थोड़ी कांप रही थी। वह अपने हाथों को मुट्ठियों में भींचकर अंधेरे में उसके नंगे शरीर को देखने लगी। एक समय तो ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। गर्म शुष्क हवा दोनों लोगों को जलाती हुई प्रतीत हो रही थी। वे चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। बेक कैन गोन ने धैर्यपूर्वक जियान दाओ के उत्तर की प्रतीक्षा की। तभी एक कमजोर और कर्कश लड़की की आवाज गूंजी, तो फिर नरमी से पेश आओ। बेक कैन गोन चुपके से मुस्कुराया, धन्यवाद। उसका शरीर पुनः नीचे गिर गया। केवल इस बार, जबकि उनके होंठ और जीभ उलझे हुए थे, बेक कैन नगोन का बड़ा हाथ धीरे धीरे नीचे चला गया और जियान दाओ के पायजामा पैंट में पहुंच गया। उसे अपनी जांघ को सहलाते हुए महसूस करते हुए जियान दाओ का पूरा शरीर धनुष की डोरी की तरह तनावग्रस्त हो गया। बेक कैन गोन ने जियान दाओ के कान के पास धीमी आवाज में कहा, मुझे एक बात तय करनी है। क्या? उसकी आवाज कांप उठी। यदि तुम्हारी हरकतें कोमल होंगी तो मुझे तीव्र आनंद नहीं मिल सकेगा। जियान दाओ वास्तव में उससे पराजित हो गई थी। उसका पूरा शरीर सिकुड़ गया था और वह बेक कैन गोन की बाहों से बचना चाहती थी। कुछ और मत कहो। बेक कैन गोन अचानक उठ बैठा और बिस्तर के पास लगे लैंप के स्विच को टटोलते हुए बोला, मैं लाइट जलाना चाहता हूँ। ऐसा न करें। जियान दाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्यों? क्या तुम मेरा शरीर नहीं देखना चाहते? नहीं। जियान दाओ का चेहरा इतना लाल हो गया था कि खून टपकने लगा था। मुझे शर्म आ रही है। क्या तुम अगली बार लाइट चालू कर सकते हो? बेक कैन गोन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और फिर बोला, ठीक है। जियान दाओ ने राहत की सांस ली, फिर उसे कहते सुना, तो फिर आप नाइट विजन गॉगल्स पहन ले। यह जीत वाली स्थिति है। इसे मत पहनो। जियान दाओ ने बो जिन यान की बाह पकड़ ली, उसे बिस्तर से बाहर निकलने से रोक दिया। हम ऐसे ही हैं। बो जिन यान ने अंधेरे में उसकी ओर देखा। वह अचानक हंसा, तुम इतनी शर्मीली कैसे हो सकती हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने उसे दबा दिया। लेकिन इस बार उनकी हरकतें बेहद कोमल थीं। उसने धीरे से उसका नाइटगाउन उतारा और उसे चूमा। बड़ा हाथ एक बार फिर नीचे टटोला।
वास्तव में इस समय बेक कैन गोन के शरीर में 26 वर्षों से सूख चुकी लगभग हर कोशिका कुछ मुख्य विषयों पर सीधे जाने के लिए चिल्ला रही थी। लेकिन उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति ने उन्हें कुछ समय तक धीरज धरने में मदद की। औरत का दिल बहुत कोमल होता है। इसके अलावा अभी अभी उसके हाव भाव ने उसे यह एहसास कराया कि क्योंकि वह उससे प्यार करती थी, इसलिए उसने बड़ी शर्म सहन की और उसे सब कुछ देने के लिए सहमत हो गई। एक स्टाइलिश पुरुष के रूप में उसे उसकी भावनाओं को प्राथमिकता देने की जरूरत थी। इसके अलावा शरीरक्रिया विज्ञान के बारे में उनके ज्ञान ने उन्हें बताया कि सावधानीपूर्वक फोरप्ले करने से वह अधिक उत्तेजित हो जाएगी और पहला संभोग अधिक सहजता से होगा। इसलिए बेक कैन गोन ने अपने शरीर में जलती हुई इच्छा को दबाने की कोशिश की, धैर्यपूर्वक उसके पूरे शरीर को चूमा। बाद में जब भी वह पीछे मुड़कर सोचता तो बेक कैन गोन को उस अद्भुत क्षण को चूकने के कारण अत्यंत निराशा होती, क्योंकि पिछले अंतरंग संपर्क और समय के साथ अर्जित उसके समृद्ध अनुभव के आधार पर वह शायद बहुत पहले से तैयार हो चुकी थी। लेकिन अनुभव की कमी के कारण उन्होंने फोरप्ले को लंबे समय तक जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप पहली बार सेक्स को कई दिनों तक स्थगित करना पड़ा, जब तक कि यह आधिकारिक रूप से वास्तविकता नहीं बन गया। जैसे जैसे रात गहराती गई, जियान दाओ का संपूर्ण नग्न शरीर अंततः बो जिन यान की आंखों के सामने प्रकट हुआ। एक क्षण के लिए उसकी सांस रुक गई, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरने वाला था, अचानक उसका मोबाइल फोन बज उठा। दोनों व्यक्ति एक क्षण के लिए भयभीत हो गए। जियान दाओ परमानंद की स्थिति में चला गया। फोन की घंटी सुनकर वह तुरंत होश में आई और बेडसाइड टेबल की ओर बढ़ी। बेक कैन गोन ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसे भूल जाओ, जियान दाओ, मैंने खुद यह रिंगटोन सेट की है, पुलिस स्टेशन कॉल कर रहा है। बेक कैन गोन कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। जीवन में पहली बार उसने आह भरी। फिर उसने हाथ बढ़ाकर जियान दाओ का फोन लिया। मैं बो जिन यान हूँ, बोलो। फोन के दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति आपराधिक दस्ते का कप्तान था। उन्होंने पहले जियान दाओ को फोन किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बो जिन यान ने फोन उठा लिया। बेक कैन गोन का अत्यंत ठंडा स्वर फिर से सुनकर कप्तान दंग रह गया, लेकिन उसने तुरंत अपना मुंह खोला। प्रोफेसर बो, दाई हान क्षेत्र में एक परिवार का सफाया हुआ। अपराध स्थल बेहद दुखद और बहुत अजीब है। कृपया तुरंत जाकर इसे देखें। परिवार विनाश का मामला चीनी समाचार पत्रों में एक लोकप्रिय मुहावरा है, जो घर में पूरे परिवार की हत्या के मामलों को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, जियान दाओ के दादा दादी और पिता की हत्या का मामला भी एक परिवार विनाश का मामला है। अध्याय 49। जीप चौड़े राजमार्ग पर तेजी से चल रही थी। सड़क के दोनों ओर जंगल और खेत हैं, जिनमें कभी कभी टिमटिमाती रोशनी भी दिखाई देती है। अपराध स्थल सिटी बी के दक्षिण जिले के होंगुन कस्बे में स्थित है। वहां तक कार से जाने में लगभग 1 घंटा लगता है। फोन रखने के बाद बेक कैन गोन ने जियान दाओ से ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि यह एक अत्यावश्यक मामला है, लेकिन उसे विस्तृत जानकारी नहीं थी। उसका काम भी साइट पर ही किया जाना चाहिए। तो अब जियान दाओ यात्री सीट पर बैठा आगे की अंतहीन रात को देख रहा था। इस बीच बेक कैन गोन ने गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसका चेहरा बेहद ठंडा था। जियान दाओ के मन में अभी भी वही बात चल रही थी जो उन दोनों के बीच घटित हुई थी। अचानक हुई यह घटना ऐसी थी जैसे किसी ने उसके और उसके गर्म शरीर पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो, जिससे वह अपनी उत्तेजनशील अवस्था से पूरी तरह जाग गई हो। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ, उस पर विचार करते हुए
जियान दाओ को अचानक ऐसा लगा जैसे एक जीवन काल बीत गया हो। 3 दिन पहले बेक कैन गोन अभी भी एक अभिमानी और ठंडा प्रोफेसर था जो प्रेम के बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर भी उसने अचानक उसके प्रति अपनी भावनाओं को दृढ़ता से व्यक्त किया, सीधे उसके दिल पर कब्जा कर लिया, वह दिल जो लंबे समय से उसका था। जब उसने पहली बार उसे चूमा था, तब से उसका मन परमानंद की स्थिति में चला गया था। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, उसने बिजली की गति से तूफान की तरह हमला कर दिया और उसे पहले चुंबन से सीधे पहले संभोग तक ले गया। पिछले कुछ दिनों में वह स्पष्ट रूप से उसके द्वारा बिगड़ गई थी। अभी 3 दिन पहले ही प्रेम संबंध की पुष्टि हुई है और मैं किसी के साथ बिस्तर पर हूँ। वह पहले इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। इस समय वह उसके बगल में बैठा था, साफ सुथरे सूट और टाई में। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ दिन पहले वाला प्रोफेसर ही हो। जियान दाओ 10 मिनट पहले उस आदमी और उसके शरीर पर भावुकता से रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। यह सोचकर जियान दाओ थोड़ा शर्मा गया। वे सचमुच बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो पाता हूँ कि यह वास्तव में अच्छा था कि मुझे बीच में ही रोक दिया गया। 2 लोगों की भावनाएं स्थिर और धीमी होनी चाहिए ताकि वे अधिक दीर्घकालिक और टिकाऊ हो सकें। बेशक यहाँ धीमी की तुलना बेक कैन गोन की प्रकाश की गति से की गई है, लेकिन सामान्य जोड़ों के लिए संभवतः इसे धीमा नहीं माना जाता। उसे बहुत देर तक चुप देखकर बेक कैन गोन ने अचानक अपना मुंह खोला। उसका स्वर अत्यंत ठंडा था। मैं हत्यारे को अत्यंत पछतावा कराऊंगा, जियान दाओ। हाँ, बेक कैन गोन के मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान उभरी। किसी को मारने के लिए अपना समय चुनने का साहस करो। आपका समय? जियान दाओ मुस्कुराए बिना न रह सका। वह अभी भी क्रोधित है। उसे अचानक अभी अभी आई फोन कॉल याद आ गई। दोनों तुरंत बिस्तर से उठे और कपड़े पहन लिए। जब बो जिन्यान ने कपड़े बदले और बाहर गया, तो उसका चेहरा अभी भी लाल था और उसकी पैंट असामान्य दिख रही थी। बो जिन्यान ने अपना सिर जियान याओ को देखने के लिए घुमाया। उसकी आंखें गहरी हो गईं। मैं तुम्हें लंबे समय तक इंतजार नहीं करवाऊंगा, जियान दाओ। कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बेक कैन गोन थोड़ा स्तब्ध था। जियान दाओ की भावनाएं उसकी आंखों से कैसे बच सकती थीं? आपको इसका पछतावा है? उसने पूछा। जियान दाओ थोड़ा शर्मिंदा था। नहीं, यह सिर्फ। क्या यह संभव है कि आपने कहीं अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है? अभी भी वही अहंकारी स्वर। जियान दाओ ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। बेक कैन गो ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। मुझे भी लगता है कि यह असंभव है। तो इसका कारण क्या है? जियान दाओ ने एक पल सोचा और फिर धीरे से अपना हाथ पकड़ लिया जो स्टीयरिंग व्हील पर था। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, वह शर्म से मुस्कुराई। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि यह असली नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम वास्तव में एक साथ मिलेंगे। इसके अलावा आज रात में लगभग। यह मूल रूप से जियान याओ के दिल से बो जिन यान के लिए एक ईमानदार स्वीकारोक्ति थी, जिसका कोई अन्य अर्थ नहीं था। लेकिन उसकी उम्मीदों से परे बेक कैन गोन पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसकी काली आंखें अचानक उदास हो गईं। हाँ, बेक कैन गोन ने आह भरी। उसके स्वर में दुर्लभ निराशा प्रकट हुई। जियान दाओ को समझ नहीं आया उसकी प्रतिक्रिया का क्या मतलब था। वह पूछने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि अचानक उसका मोबाइल फोन बज उठा। आपराधिक पुलिस ने फोन किया, इसलिए उसने फोन पर बात करने पर ध्यान केंद्रित किया। बेक कैन गोन अभी भी ध्यान से गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसका मूड धुंध की परत में ढका हुआ था।
उसने कहा कि उसे अवास्तविक सा महसूस हो रहा है। क्या आपकी तकनीक पर्याप्त अच्छी नहीं है? कार से उतरते समय खराब मूड के कारण प्रोफेसर बेक का चेहरा बहुत बदसूरत लग रहा था। अपराधी दल का कप्तान दूर से ही उन दोनों व्यक्तियों का स्वागत करने आया। बो जिन्यान और उसके साथ चल रहे जियान दाओ के हाव भाव देखकर और आधी रात को हुए फोन कॉल के बारे में सोचते हुए बो जिन्यान ने जियान दाओ के कॉल का जवाब दिया। कप्तान को कमोबेश समस्या समझ में आ गई, लेकिन उसने इस पर कोई सवाल नहीं किया, बस सिर हिला दिया। प्रोफेसर, चलिए अपराध स्थल देखते हैं, बाक कैन गो की प्रतिक्रिया थी। उसने उस घर की ओर देखा जिसे पुलिस ने घेर रखा था। उसके सुंदर चेहरे पर एक छिपी हुई मुस्कान दिख रही थी। हाँ, चलो चलें। आस-पास की आपराधिक पुलिस सभी दंग रह गए। प्रोफेसर बेक आमतौर पर घमंडी लेकिन मूलतः ठंडे हैं। अब के विपरीत, उसका पूरा शरीर बर्फ की परत से ढका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में उपहास और तिरस्कार भरा हुआ था। तुम नीचे क्या देख रहे हो? जियान दाओ उसके पीछे चला गया। वह थोड़ी खुश हुई, पर थोड़ी गर्वित भी। मुझे डर है कि इस मामले का अपराधी सबसे तेजी से पकड़े जाने वाले अपराधी का नया रिकॉर्ड बना लेगा। दाई हान क्षेत्र में 10 गांव और छोटे कस्बे शामिल हैं। हांग वान उनमें से एक साधारण शहर है। यद्यपि प्रशासनिक दृष्टि से यह क्षेत्र शहर बी के अंतर्गत आता है, किंतु वास्तव में यह पूर्णतः सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है। अपराध स्थल के बाहर कच्ची सड़क थी, जो न तो चौड़ी थी और न ही संकरी, तथा स्ट्रीट लाइटें मंद थी। अब पुलिस घेरे के बाहर काफी लोग एकत्रित हो गए हैं। जियान दाओ ने चारों ओर देखा। निकटतम पड़ोसी 50 मीटर से अधिक दूरी पर था। सामने एक लाल टाइल वाला घर है, जिसके साथ एक विशिष्ट ग्रामीण उद्यान है। एक व्यक्ति के आकार की आधी ऊंचाई वाली केवल लकड़ी की बाड़ से घिरे होने के कारण इसका घुसपैठियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। घर पुराना और जर्जर दिखता है। जैसे ही जियान दाओ और बो जिन यान बाड़ के पास पहुंचे, एक युवा स्काउट अचानक घर से बाहर निकला। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह बाड़ के सहारे झुक गया और बार बार उल्टी करने लगा। जियान दाओ चौंक गया। बेक कैन गोन ने भौहें सिकोड़ी और पुलिसकर्मी की ओर देखा और फिर अंदर चलने लगा। दरवाजे पर पहरा दे रहा पुलिसकर्मी जियान दाओ को जानता था। वह कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, जियान याओ, क्या तुम सचमुच वहां जाना चाहते हो? अंदर की स्थिति काफी खराब है, एक बुजुर्ग पुलिसकर्मी ने आगे कहा। महिलाओं को अंदर नहीं जाना चाहिए। इस समय जियान दाओ को सिर्फ इतना पता था कि अंदर एक परिवार विनाश का मामला हुआ था। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। बेक कैन नगोन तुरंत जियान दाओ की ओर मुड़ा। मैं भी शामिल। उसे अंदर आने दो। एक ही समय में दो आवाजें गूंजी। जियान दाओ का मुंह फड़क उठा। बो जिन यान की आंखों में मुस्कान तैर गई। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, जियान दाओ की सांसें थोड़ी रुक गईं और बो जिन यान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। खून की तेज गंध उनकी नाक में भर गई थी और वे अब कम प्रदूषित उपनगरों की ताज़ी हवा का स्वाद नहीं पहचान पा रहे थे। जियान दाओ के पैरों से कुछ ही दूरी पर एक खून से लथपथ आदमी मुंह के बल लेटा हुआ था। आदमी का सिर कटा हुआ था और वह चाय की मेज के नीचे पड़ा था। सोफे पर एक बूढ़ी औरत निश्चल लेटी थी। दरवाजे से एक महिला का शव बरामद हुआ। उसके कपड़े उतारकर एक तरफ बेतरतीब ढंग से फेंके गए थे। उसका पूरा शरीर खून और कीचड़ से ढका हुआ था। घर के मालिक के दो बच्चों, एक बेटे और पोते की शयन कक्ष में हत्या कर दी गई। मेडिकल परीक्षक द्वारा घोषित प्रारंभिक शव परीक्षण के परिणाम ने सभी को चौंका दिया। 5 पीड़ितों को एक ही धारदार चाकू से काटा गया।
मौत का समय करीब 4 घंटे पहले यानी रात के 9 बजे का है। उनके शरीर पर चाकू के 10 से अधिक घाव थे, जो उनके पेट और छाती को छेदते हुए निकले थे। मकान मालिक का सिर कलम करने के अलावा उसकी पत्नी की हालत और भी दयनीय थी। उसके स्तनों और जननांगों को चाकू मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। वर्तमान स्थिति के आधार पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक दुखद और अमानवीय विनाश का मामला है। कुछ समय पहले जियान दाओ और बेक कैन गोन ने इसी तरह के मामलों पर डेटा का सारांश तैयार किया था। अपराधी ने कई कारणों से अपराध किया। पहला, जीवन या प्रेम में संघर्ष। एक आदमी अपने बेटे के पूरे परिवार को मार देता है, एक पति अपनी पत्नी के पूरे परिवार को मार देता है, या एक अपराधी अपने पड़ोसी के पूरे परिवार को मार देता है, जिनमें से अधिकांश घटनाएं उपरोक्त कारणों से होती हैं। दूसरा है आर्थिक लाभ। उदाहरण के लिए, अपराधी किसी घर में चोरी करने के लिए घुसा, प्रतिरोध का सामना किया और फिर किसी की हत्या कर दी। तीसरे हैं अनसुलझे मामले। एक परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है या मर जाता है, बिना किसी संदिग्ध गवाह और कारण के। पहला कारण सबसे आम प्रकार है। हालांकि अनसुलझे रहस्यों की तुलना में आज स्थिति काफी बेहतर है। जियान दाओ ने अपना सिर उठाया और अपने बगल की मेज पर फैले सबूतों और काम कर रहे व्यस्त फोरेंसिक कर्मचारियों को देखने लगी। बेक कैन गोन सबूतों के ढेर के सामने अपनी दोनों बाहें मोड़े खड़े थे और सोच में डूबे हुए थे। पहला था एक खूनी तरबूज चाकू, जो लंबा, बड़ा और बेहद तेज था। ब्लेड पर 2 स्पष्ट खूनी उंगलियों के निशान थे। यह चाकू संभवतः हत्यारा है। इसके बाद एक आदमी की जैकेट खून से सनी हुई थी। काला कोट इतना गंदा था कि उसका असली रंग पहचान में नहीं आ रहा था। वहां चावल और बचे हुए भोजन के कई कटोरे भी थे, जिनके किनारों पर खून के निशान थे। कमरे में अलमारी बिखरी हुई थी और वहां उंगलियों के निशान भी पाए गए। अंततः निरीक्षक को घर में अनेक गंदे पैरों के निशान मिले। प्रारंभिक तुलना के अनुसार वे पैरों के निशान एक ही व्यक्ति के थे। पैरों के निशानों को ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि व्यक्ति के जूते के तले फटे हुए थे। लक्षित दर्शक पुरुष, युवा या मध्यम आयु वर्ग के हैं। घटनास्थल पर मौजूद सभी निशानों से पता चलता है कि अपराध के समय वहां मौजूद व्यक्ति ही संभवतः अपराधी है। उन्होंने अपने पीछे महत्वपूर्ण साक्ष्य छोड़े हैं, जैसे फिंगरप्रिंट, डीएनए, पैरों के निशान, हत्या का हथियार और जैकेट। आपराधिक जांच दल के नेता ने बो जिन्यान से कहा, प्रोफेसर, हमने आपको आज यहाँ इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि हमें अभी भी इस मामले के बारे में कुछ संदेह है। मैंने लोगों को तुरंत निम्नलिखित कार्य करने का आदेश दिया है। पहला है डीएनए और फिंगरप्रिंट की तुलना करना। जियान याओ ने ध्यान से सुना। वह जानती थी कि यह तुलना आसान नहीं है, क्योंकि मौजूदा डीएनए डाटाबेस में संदिग्ध के बारे में डेटा उपलब्ध नहीं हो सकता। सुलह प्रक्रिया में कई दिन या महीने भी लग सकते हैं। अपराध दल के नेता ने आगे कहा, दूसरा, पिछले आधे घंटे में हम आस-पास के घरों से स्थिति के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। पीड़ित का परिवार बहुत शांत है, सभी उसे पसंद करते हैं और मूल रूप से किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हम शहर में रहने वाले लोगों की जांच करना जारी रखेंगे, संदिग्ध की तलाश करेंगे और देखेंगे कि क्या किसी ने अपराधी का कोट और हथियार देखा है। तीसरा, मैंने आसपास के इलाके की जांच करने के लिए एक बड़ी पुलिस बल भेजा है और संदिग्ध की तलाश के लिए सड़क पर चेकपॉइंट भी स्थापित किए हैं। बेक कैन गोन ने सिर हिलाया। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। जियान दाओ ने भी बार बार सिर हिलाया। आपराधिक जांच दल ने हर पहलू पर विचार किया है और अपराधियों को पकड़ने का काम निश्चित रूप से शीघ्र प्रभावी होगा। बेक कैन गोन से प्रशंसा पाना एक दुर्लभ घटना थी।
अपराध दल का नेता कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया और फिर बोलना जारी रखा। इन मामलों में अभी भी कुछ असामान्य बिंदु हैं। हत्यारे ने घर के मालिक का सिर क्यों काटा और महिला पीड़ित के जन्नांगों पर चाकू से वार क्यों किया? कटोरों पर उंगलियों के निशान क्यों थे? आपने बहुत सही निर्णय लिया, बेक कैन गो ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन डीएनए तुलना होने तक इंतजार करना बहुत देर हो चुकी है। वह कोई साधारण अपराधी नहीं है। तुरंत अपने आदमियों को यहाँ बुलाओ। मैं संदिग्ध के आपराधिक मनोविज्ञान का खाका खींचकर बताता हूँ। तुम 1 मिनट भी देरी नहीं कर सकते। अध्याय 50। सुबह के 2 बजे। रात सुनसान और शोरगुल भरी थी। खून से सने घर के चारों ओर पुलिस की लाइटें चमक रही थी। बो जिन्यान की संक्षिप्त रिपोर्ट सुनने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी यार्ड में एकत्रित हुए। कुछ ही दूरी पर असंख्य ग्रामीण कानाफूसी और चर्चा कर रहे थे। बेक कैन गो ने अपना ब्लेजर उतार दिया और केवल शर्ट पहनकर भीड़ के सामने खड़े हो गए। उसने जल्दी से चारों ओर नजर घुमाई और अपना मुंह खोला। संदिग्ध एक पुरुष है, जिसकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच है। वह दुबला पतला है। आपराधिक पुलिस का समूह चुप था, क्योंकि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष घटनास्थल पर फोरेंसिक विशेषज्ञ के आकलन के बिल्कुल समान था। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने पैरों के निशानों के आधार पर अनुमान लगाया कि संदिग्ध की लंबाई 1 मीटर 65 से 1 मीटर 75 के बीच थी। वह कुपोषित और अस्त व्यस्त दिखता है। आप उसे भीड़ में आसानी से पहचान सकते हैं। उसे मानसिक बीमारी का इतिहास है, संभवतः 1 या अधिक पैरानॉइड विकार, सिजोफ्रेनिया। पिछले 1 साल में वह मानसिक अस्पताल में गया होगा। आपको पहले अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड के साथ डीएनए की तुलना करनी चाहिए। उसके पास माध्यमिक या उच्च विद्यालय की शिक्षा है, कोई स्थिर नौकरी नहीं है। वह दूसरों की मदद करने के लिए केवल छोटे-मोटे काम करता है। वह संभवतः रिश्तेदारों की सहायता या अपने माता-पिता की बचत पर जीवित रहता है। वह अकेला रहता है। हालांकि वह रिश्तेदारों के साथ रह सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। उसका व्यक्तित्व विलक्षण है और वह अपने पड़ोसियों के साथ शायद ही कभी बातचीत करता है। यदि आप उसके पड़ोसियों से पूछेंगे, तो वे निश्चित रूप से उसके बारे में एक धारणा बनाएंगे और सोचेंगे कि उसका व्यवहार बेहद अजीब है। वह गाड़ी नहीं चलाता था, क्योंकि घटनास्थल पर साइकिल या अन्य वाहनों के कोई निशान नहीं थे। बहुत संभावना है कि वह पैदल चलता था, इसलिए उसका निवास इसी शहर में हो सकता है। उसका घर बहुत गंदा और कूड़े से भरा हुआ था। मैंने अपनी प्रस्तुति समाप्त कर ली है, अब आप लोग जा सकते हैं। बो जिन्यान ने बहुत तेजी से बात की, मानो एक ही सांस में। उसकी आवाज धीमी और स्पष्ट थी। पुलिस वालों ने ध्यान से सुना। जियान याओ बो जिन्यान के तीखे विश्लेषण की आदी थी। उसे यह कहते हुए सुनकर उसे बहुत आश्वस्त महसूस हुआ। अपराधी निश्चित रूप से बच नहीं सकता था। उसी समय उसके दिमाग में वह चित्र कौंध गया जिसका उसने अभी-अभी वर्णन किया था। एक आदमी जो एक सड़क पर रहने वाले आवारा की तरह दिखता था। उसका पूरा शरीर गंदा था, उसके बाल अस्त-व्यस्त थे, उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर थी, उसकी आंखें बहुत डरावनी थीं। कभी-कभी तो वह अपना शरीर भी उजागर कर देता था। हालांकि बो जिन्यान ने आपराधिक जांच दल को तुरंत रवाना होने के लिए कहा था, लेकिन कोई भी नहीं हिला। क्यों? एक अन्वेषक ने पूछा। हाँ, क्यों? अन्य लोगों ने भी यही कहा। मेरे पास समझाने के लिए समय नहीं है, बो जिन्यान ने उन्हें ठंडे स्वर में टोकते हुए कहा। आपको तुरंत खोज शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि विषय संभवतः अभी भी आस-पास ही छिपा हुआ है, या फिर घर जाकर सो जाइए। इससे पहले कि वह फिर से हत्या करे,
हमें उसे पकड़ना होगा। मैं अपने सहायक से आपको विस्तृत विश्लेषण भेजवाऊंगा। तुम लोग चले जाओ। The people from the criminal investigation team were startled, no one asked any more questions, and immediately dispersed. Bo Jinyan's guess made the atmosphere at the scene even more tense. The criminal investigation team leader nodded to him, then got into the command car, monitoring and urging the action teams. Bo Jinyan turned to Jian Yao, "Let's get in the car." Returning to the car with gentle lights, through the dark-tinted windows, Jian Yao felt that the distance from the tense and cruel reality outside had temporarily widened. She held a pen and paper, waiting. Having finished sketching the criminal's portrait, Bo Jinyan was no longer as impatient as before. He leaned against the chair, picked up the bottle of water, and slowly took a big gulp. Then, he turned to Jian Yao, bringing the bottle of water to her mouth. "Have a drink." Only then did Jian Yao realize that her throat was extremely dry. She opened her mouth, following his hand, and drank the water naturally. A smile flashed across the corners of Bo Jinyan's eyes. When she finished drinking, he closed the lid. पानी की बोतल एक तरफ फेंक दी गई। "क्या आप इसे स्वयं लिख सकते हैं?" जियान याओ, "बिल्कुल नहीं।" बो जिन्यान ने उसे देखा और शांति से कहा, "लेकिन मैं अभी भी बहुत असहज हूँ।" वह अचानक ठंडे जासूस की उपस्थिति से उसके प्रेमी में बदल गया। एक गहन अर्थ वाला वाक्य कहा, जिससे जियान याओ दोनों हंसे और रोए। हालांकि वह पहले से ही उसकी चालों से बहुत परिचित थी। जियान याओ ने बो जिन्यान का हाथ निचोड़ा और धीरे से कहा, "मेरे पास केवल कुछ अस्पष्ट विचार हैं। कृपया मुझे सिखाएं।" बो जिन्यान की अभिव्यक्ति नरम हो गई। उसने उसके हाथ में कागज और कलम पर नजर डाली। "यह मामला बहुत सरल है।" जियान याओ चुप था। बढ़िया प्रेमी, सरल मामले सिर्फ उसके लिए थे। आज मैं आपको जो सिखा सकता हूँ, वह यह है कि आपराधिक मनोविज्ञान तार्किक तर्क के समान नहीं है। किसी मामले का विवरण निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन आपराधिक मनोविज्ञान को एक कला रूप माना जा सकता है। क्योंकि कई बार हमें केवल एक या दो मुख्य सुराग खोजने की जरूरत होती है, आम तौर पर अपराधी का अजीब व्यवहार, ताकि हम उनके बारे में सबसे सटीक तस्वीर प्राप्त कर सकें। यह सुराग जटिल अपराध स्थल से जुड़ा हुआ है। आपको बस इसे खोजने की जरूरत है। उन्होंने यह विचार 2010 में जर्नल ऑफ द फेडरल एसोसिएशन फॉर बिहेवियर एनालिसिस में प्रकाशित एक पेपर में व्यक्त किया था। अगर आपको यह पसंद है, तो मैं आपको मूल दे सकता हूँ। जियान याओ मुस्कुराया। "हाँ, धन्यवाद।" वह स्वाभाविक रूप से अपने ज्ञान को संरक्षित करने के लिए तैयार थी। जियान याओ ने इसके बारे में सोचा और फिर से पूछा, "आपका मतलब हत्यारे के प्रमुख व्यवहार का पता लगाना है?" बो जिन्यान ने सिर हिलाया। "उदाहरण के लिए, मर्डर मशीन मामले में कौन सा व्यवहार हत्यारे की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को दर्शा सकता है?" जियान दाओ, "शरीर को काट दो।" बाई जिन्यान ने एक हल्की मुस्कान प्रकट की। "यह सही है।" जियान याओ को अचानक वह मामला याद आ गया। बो जिन्यान ने एक बार कहा था, "हत्यारे के दिल की सभी आवाजें पीड़ित के शरीर पर प्रतिबिंबित होती हैं।" लाश की खोज के बाद सभी को एहसास हुआ कि कट के अलावा पीड़ित के शरीर पर यातना या दुर्व्यवहार के कोई निशान नहीं थे। इसलिए शरीर को विघटित करने के विवरण के माध्यम से बो जिन्यान अपराधी का एक चित्र बनाने में सक्षम था। उसने खुद को एक हत्यारे में बदलने की कल्पना की, जो शिकार की तलाश में भीड़ के बीच छिप गया। हु शियाओलू मामले के बारे में क्या? बाई जिन्यान ने फिर पूछा। इस बार जियान याओ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में उस मामले के कई विवरण कौंध गए। एक चाकू का घाव जिसने एक जीवन समाप्त कर दिया, पूरे शरीर पर घाव, एक 3 तरफा रिश्ता,
इस तरह और उस तरह से मत सोचो। बाई जिन्यान ने जियान याओ की सोच को बाधित किया, उसे तीखी नजर से देखते हुए। आपके दिमाग में पहली विशेषता क्या है? ईर्ष्या। जियान याओ ने निर्णायक रूप से उत्तर दिया। पीड़ित का चेहरा विकृत था। यह सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई थी जिसने अपराधी की तस्वीर को रेखांकित करने में मदद की। अपराधी संभवतः अत्यधिक मनोविज्ञान वाली एक महिला छात्रा थी, न कि एक पुरुष छात्र जिसने पैसे के लिए हत्या की। बो जिन्यान ने अपने बगल में मिनरल वाटर की बोतल पर अपनी उंगलियां चटकाईं, जिससे हल्की आवाज आई। जियान याओ ने चुपचाप उसकी हरकतों को देखा। वह बहुत खुश था। निश्चित रूप से, बो जिन्यान ने उसकी ओर देखा। तुम अभी तक मुझे धन्यवाद क्यों नहीं दे रही हो? तुम होशियार हो गए हो। जियान याओ ने अपनी हंसी को रोकने की कोशिश की और धीरे से उसका हाथ दबाया। तुम जारी रखो। बाई जिन्यान ने अपने पतले हाथ को देखा जो उसके हाथ की पीठ पर रखा था, और उसी समय धीरे से बोली, अभी अपराध स्थल की क्या विशेषताएं आपको दिखाई दे रही हैं? जियान याओ ने कुछ सेकंड के लिए सोचा, फिर जवाब दिया, अराजकता, क्रूरता। बो जिनयान ने उसकी ओर देखा। देखो, मामला इतना सरल है। उसके शब्दों को सुनकर जियान याओ का दिल थोड़ा हिल गया। उसने अपने शरीर में उबलते जुनून को महसूस किया। बो जिनयान ने अपनी भौहें उठाईं और अपना अनुमान देना शुरू किया। इस अपराध स्थल का वर्णन करने के लिए एक अधिक सटीक शब्द है, कोई तर्क नहीं, वासनापूर्ण विस्फोट। किलिंग मशीन मामले में आपने बताया कि मनोरोगी हत्यारे दो प्रकार के होते हैं, एक संगठनात्मक क्षमता वाले और दूसरे संगठनात्मक क्षमता रहित। मर्डर मशीन मामले का अपराधी टोंग डंग संगठित किस्म का है। वह सावधानीपूर्वक योजना बनाता था, अपने शिकार को धोखा देने के लिए मीठी मीठी बातें करता था तथा हत्या की एक निश्चित रस्म तय करता था। जहां तक इस मामले का प्रश्न है, स्थिति अव्यवस्थित एवं अतार्किक है। घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्यों से यह देखा जा सकता है कि अपराधी ने पीड़िता के घर में बचा हुआ खाना खाया और दूसरा जैकेट पहन लिया। यद्यपि उसके पास समय था, फिर भी उसने उन सभी निशानों को नहीं मिटाया जिनसे उसकी पहचान उजागर हो सकती थी। यहाँ तक कि प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को भी पता है कि उंगलियों के निशान मिटा दिए जाने चाहिए, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो फिर, इस बात की परवाह किए बिना कि वह पीड़ित के परिवार को जानता था या नहीं, चाहे उनके बीच कोई संघर्ष हुआ हो या नहीं, वह एक विशिष्ट, अव्यवस्थित हत्यारा था। लेकिन मानसिक बीमारी वाले लोग अक्सर दुबले पतले और कुपोषित होते हैं, क्योंकि लंबे समय से गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रस्त मरीजों में अक्सर एनोरेक्सिया की समस्या होती है। इसके अलावा, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने शोध करके यह सिद्ध कर दिया है कि पतले लोगों में सिजोफ्रेनिया से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार के व्यक्ति दीर्घकालिक मानसिक दबाव और भ्रम के कारण स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं। आप पाएंगे कि उसका स्वरूप और निवास स्थान अव्यवस्थित और गंदा है। जहां तक 25 से 35 वर्ष की आयु की अटकलों का सवाल है, उन्होंने इसका उल्लेख किलिंग मशीन मामले में किया था। मानसिक बीमारी अक्सर किशोरावस्था के दौरान होती है, लेकिन आमतौर पर बीमारी के पनपने की अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, इससे पहले कि यह किसी की जान लेने लायक गंभीर हो जाए। हत्यारा ज्यादा बूढ़ा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो या तो उसका मनोबल टूट चुका है या फिर उसने अपराध बहुत पहले कर दिया है। लेकिन यह पहली बार है जब इस क्षेत्र में कोई दुखद अपराध हुआ है, जिससे यह साबित होता है कि अपराधी ने पहली बार अपराध किया है। उसकी मानसिक बीमारी के कारण हत्यारे के विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने की संभावना बहुत कम है। वह लगातार और लंबे समय तक काम नहीं कर पाता। बेशक, उसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढना भी बहुत मुश्किल है।
अपराधी के लिए वाहन चलाना एक खतरनाक गतिविधि है। आसपास के पड़ोसियों ने भी पुष्टि की कि इंजन की कोई आवाज नहीं थी। अपराधी घटनास्थल पर पहुंचा। अपनी संगठित करने की क्षमता खो देने और व्यामोह की स्थिति में पड़ जाने के कारण उसने लोगों को मारने के खतरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, न ही उसने टोन डंग की तरह सावधानीपूर्वक योजना बनाई। उसकी हत्या की कार्रवाई स्वतःस्फूर्त थी, इसलिए उसने मान लिया कि वह पास में ही रहता होगा। अंत में उसने बहुत क्रूरता से काम किया, विशेषकर जमींदार का सिर काट दिया और मकान मालकिन पर यौन हमला किया। यह उसके अंदर दबी हुई इच्छाओं को मुक्त करने का परिणाम था। हत्यारे के भ्रम की विषय वस्तु अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन जैसा कि उसने अनुमान लगाया है, सिर काटने की घटना संभवतः बदला लेने से संबंधित है। महिलाओं के जननांगों पर उनका हमला उनकी सेक्स के प्रति तीव्र इच्छा को दर्शाता है। हालांकि कोई यौन क्रिया नहीं थी, लेकिन अर्थ बिल्कुल वैसा ही था, बो जिन्यान ने एक सांस में कहा, और पलक झपकते ही उसने विश्लेषण पूरा कर लिया। फिर उसने जियान याओ को देखा। उसके होंठ सिकुड़े हुए थे, उसकी आंखें चमक रही थी। जियान याओ दंग रह गया। आज वह वास्तव में बहुत तेजी से बोला, पूरे समय सांस लेने के लिए नहीं रुका, जिससे श्रोता को चक्कर आ गया। उसका अचानक यह रवैया क्यों था, वह वास्तव में समझ नहीं पाई। बहुत बढ़िया, जियान याओ ने फिर भी हमेशा की तरह प्रशंसा की। बाई जिन यान के मुंह के कोने पर एक मुस्कान चमक उठी। यह स्वाभाविक है। नर हमेशा मादाओं के सामने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, मोर अपनी पूंछ फैलाना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, हाई स्कूल के लड़के लड़कियों के आसपास होने पर पूरी ताकत से बास्केटबॉल खेलेंगे। उदाहरण के लिए, श्री बाई जिनयान यह महसूस करने के बाद कि वह बिस्तर पहलू में विफल हो गए हैं, वह अनजाने में अपने प्रेमी को मामलों को सुलझाने के क्षेत्र में पूरी तरह से जीतना चाहते थे, जो कि उनका विशेष कौशल था। इसलिए तर्क की प्रक्रिया के दौरान बाई जिन यान ने स्पष्ट इरादे दिखाए और उनकी भाषण गति भी सामान्य से कई गुना तेज थी। यह देखकर कि जियान याओ अभी भी अचंभे में था, बाई जिन यान ने भौहें सिकोड़ी। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से इसे लिखो और पुलिस टीम को दे दो। जियान दाओ, नहीं, तुम्हें इसे दोबारा कहना होगा। थोड़ा धीरे बोलो। मैंने अभी स्पष्ट रूप से नहीं सुना। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, इस बार इतनी जल्दी विश्लेषण मत करो, बो जिन्यान। विश्लेषण रिपोर्ट खत्म करने के बाद जियान याओ अकेले कार से बाहर निकल गई, आपराधिक जांच दल के किसी व्यक्ति की तलाश में। जब वह घर के सामने वाले यार्ड में पहुंची, तो उसने फोरेंसिक कर्मचारियों को एक एक करके ठंडे बॉडी बैग निकालते देखा। कई बार शरीर मस्तिष्क की तुलना में अधिक यथार्थवादी तरीके से प्रतिक्रिया करता है। हालांकि अभी तक वह विशेष रूप से शांत थी, अपनी भावनाओं पर अच्छी तरह से नियंत्रण रख रही थी तथा मामले पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही थी। लेकिन अब जब उसके पास कुछ खाली समय था, उसका मन शांत था। घर के दृश्य के बारे में सोचते हुए जियान दाओ की छाती हिल गई। शारीरिक कार्य जिन्हें उसने पहले दबाने की कोशिश की थी, वे फिर से काम करना शुरू कर दिया। उसकी स्मृति में वे छवियां उभर आईं, जिनके बारे में उसने जानबूझकर नहीं सोचने की कोशिश की थी। जियान दाओ दीवार के सहारे झुक गया और उल्टी करने के लिए झुका। इस समय तक अधिकांश लोग तितर-बितर हो चुके थे। आसमान अभी भी काला था। चारों ओर केवल कदमों की आवाज और पुलिस वालों की बातचीत सुनाई दे रही थी। जियान दाओ को मतली महसूस हुई, लेकिन उल्टी नहीं हुई। जब उसने गलती से अपना सिर उठाया तो उसे विपरीत दिशा में जंगल में एक आकृति उभरती हुई दिखाई दी। लेकिन जब जियान दाओ ने ध्यान से देखने के लिए अपनी आंखें मूंद ली,
तो वहां एक भी व्यक्ति नहीं था। बेक कैन गोन के शब्दों को याद करते हुए, वह अभी भी यहीं छिपा हो सकता है। जियान दाओ चौंक गई, उसकी पीठ ठंडी हो गई। तुम्हें किस बात का डर है? अचानक उसके पीछे से एक जानी पहचानी सख्त आवाज सुनाई दी। उल्टी करना जारी रखो। उसका लहजा बहुत ही अहंकारी था। न जाने क्यों, जियान दाओ जोर से हंस पड़ा। मेरे दिल का डर और घबराहट पूरी तरह से गायब हो गई। उसने अपना मुंह धोने के लिए पानी की बोतल ली और बेक कैन गोन की ओर मुड़ी। मैं ठीक हूँ। बेक कैन गोन ने सिर हिलाया। दोनों साथ साथ कार की ओर चले। जियान दाओ ने उसके शांत चेहरे पर नजर डाली, एक पल सोचा और पूछा, जब तुमने पहली बार एफबीआई को केस सुलझाने में मदद की थी, तो क्या तुम्हें उल्टी हुई थी? उसे याद आया कि फू जिवू ने एक बार बताया था कि जब बो जिन्यान ने पहली बार केस सुलझाना शुरू किया था, तो लाशों के ढेर को देखकर उसे भी उल्टी हुई थी। बेक कैन गो ने सोचा और जवाब दिया, एक बार मुझे बहुत बुरी तरह उल्टी हुई थी। जियान दाओ थोड़ा उत्सुक था और उसके दिल में दया की भावना प्रकट हुई। परिणामस्वरूप बेक कैन गो ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उस सुबह मैंने कुछ मछली खा ली थी जो ताज़ी नहीं थी, इसलिए मुझे पूरे दिन उल्टी होती रही। तो यह सच है। उसने फिर से बेक कैन गोन की ओर देखा। यह आदमी संभवतः आपराधिक मनोवैज्ञानिक बनने के लिए ही पैदा हुआ था। उसका दिल बहुत मजबूत है, या दूसरे शब्दों में कहें तो यह तंत्रिका बहुत कठोर है। कार में वापस आकर जियान दाओ ने कहा, अब हम क्या करें? बाई जिन्यान ने दोनों लोगों की सीट नीचे कर दी। चलो सो जाते हैं। वर्तमान में जियान दाओ ने बो जिनयान के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से समझ लिया है। अपराधियों को पकड़ना पुलिस का काम है, आप और वह केवल विश्लेषण के प्रभारी हैं। यह सही है कि उन दोनों को आराम करना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। जब पुलिस को उनकी जरूरत होगी, तो उनकी कार्यक्षमता और भी बढ़ जाएगी। तो उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ। एक क्षण रुककर उसने कहा, शुभ रात्रि। बेक कैन नगोन जियान दाओ की ओर मुड़ा। खिड़की के बाहर से आती रोशनी उसके खूबसूरत चेहरे पर चमक रही थी। उसकी काली आंखें चमक रही थी। शुभ रात्रि। उनकी अभिव्यक्ति उनके सामने बैठे व्यक्ति को प्रभावित किए बिना नहीं रह पाती। जियान दाओ मुस्कुराई और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने बगल में बैठे आदमी की स्थिर सांसें सुनाई दी। मैं एडजस्ट कर लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बेक कैन गोन अचानक बोल पड़ा। जियान दाओ दंग रह गई और उसने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। उन्होंने आंखों पर काला मास्क पहना हुआ था, जिससे केवल उनके होंठ और थोड़ी ही दिख रही थी। बेक कैन गोन ने फिर शांति से कहा, बेशक इसमें कुछ समय लगेगा। जियान दाओ हैरान था, क्या आप एडजस्ट कर रहे हैं? बेक कैन गोन ने अपने होंठ सिकोड़े। सो जाओ, उसने दो सूखे शब्द कहे और दूसरी ओर मुड़ गया। उसी समय उसने अपने शरीर को ढकने के लिए पतला कंबल खींच लिया, मानो वह आगे बात नहीं करना चाहता था। जियान दाओ को समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब था, लेकिन उसने इस पर सवाल नहीं उठाया और अपनी आंखें बंद करना जारी रखा। कुछ ही क्षण बाद अचानक उसे होश आ गया। बो जिनयान का मतलब यह है कि उन्होंने मामले का बहुत जल्दी विश्लेषण किया, इसलिए वे समायोजन करेंगे। जियान दाओ को बहुत अच्छा लगा। फिर भी उसने उससे इतनी छोटी सी बात का वादा किया, वह सचमुच प्यारा है। बेक कैन गोन असुविधाजनक कार सीट पर लेटा हुआ था। उसका दिल पहले से ही बना हुआ था। हालांकि उनके विचार थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास सोने के समय के अनुभव की कमी थी। इससे पहले उन्होंने कभी इस क्षेत्र में अपना ज्ञान नहीं बढ़ाया था, इसलिए उन्हें यह अवास्तविक लगा। उनके लिए अपने कौशल में सुधार करना हाथ घुमाने जितना सरल है।
उसे उससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। केस सुलझाने के बाद वह उसे सीधे परिणाम का आनंद लेने देगा। जियान दाओ न जाने कितनी देर तक सोता रहा। अचानक फोन की घंटी बजने से उसकी नींद खुल गई। वह तुरंत जाग उठी और मोबाइल फोन अपने पास रख लिया। बेक कैन गोन ने भी अपनी आंखों पर से पट्टी हटा ली और सीधे बैठ गए। इस समय बाहर अभी भी अंधेरा था, कच्ची सड़क सुनसान थी। अपराधियों की तलाश के लिए आपराधिक दस्ता अलग हो गया तथा घटनास्थल की सुरक्षा के लिए केवल 2 लोग ही बचे। आपराधिक जांच दल से कॉल आया, जियान याओ, कृपया प्रोफेसर बो को तुरंत बताएं। हमें अभी एक रिपोर्ट मिली है कि हांग यू टाउन से 8 किलोमीटर दूर ली यू टाउन में भी एक परिवार विनाश का मामला हुआ है। जियान याओ चौंक गया और बो जिन यान का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। फोन के दूसरी तरफ पुलिसकर्मी ने अपराध स्थल का पता भेजा और संक्षेप में कहा, हम अभी भी विशिष्ट स्थिति नहीं जानते हैं क्योंकि हम वहां जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस पहुंची। अपराध स्थल पहले मामले जैसा ही था। मकान मालिक और उसकी पत्नी की हालत भी वैसी ही थी। मूलतः यह निर्धारित किया जा सकता है कि यह किसी वस्तु के कारण हुआ था। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार उस परिवार की मृत्यु का समय पहले मामले के 1 घंटे से भी कम समय बाद था। जियान याओ का मूड एक पल के लिए भारी हो गया। इसका मतलब था कि पहले परिवार को मारने के बाद हत्यारा जल्दी से दूसरे परिवार को मारने चला गया। इससे पहले कि वे पहले अपराध के दृश्य पर पहुंचते, दूसरा परिवार पहले ही एक दुर्घटना का शिकार हो चुका था। जियान याओ ने फोन रख दिया और बो जिन्यान की ओर मुड़ा। उसका चेहरा ठंडा और डराने वाला था, उसकी आंखें बेहद तेज थीं। उसने जल्दी से इंजन चालू किया, स्टीयरिंग व्हील घुमाया और कार को सड़क पर चला दिया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद बो जिन्यान ने शाप दिया, भाड़ में जाओ।